एप 1 टू 20 CH1 सबसे बड़ी गलती। मुंबई रात 8 बजे। आज मुंबई का मौसम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। तेज़ बारिश के साथ बिजली की घड़घड़ाहट चारों तरफ गूंज रही थी। तेज हवाएं मौसम को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। वहीं एक सुनसान जंगल में कुछ दूरी पर बने हुए एक मैदान में बहुत से लोग एक आदमी को घेरे हुए खड़े थे। उन सभी आदमियों ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिनसे पता चल रहा था कि वो किसी के बॉडीगार्ड हैं। उन बॉडीगार्ड्स के बीच में एक लड़के को चेयर पर जंजीरों से बांध के रखा गया था। उस आदमी के पूरे शरीर पर गहरे ताज़ा जख्म थे। शायद उसे अभी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। उसके बाल इस वक्त पूरे फोरहेड पर बिखरे हुए थे। उसके पूरे शरीर से खून पानी की तरफ बह रहा था, जो बारिश की बूंदों के साथ बहकर कहीं गुम हो रहा था। वो लड़का अपनी अधखुली आंखों से एकटक सामने देख रहा था, जहां एक औरत जिसकी उम्र लगभग 45 के आसपास होगी, और उसी औरत के बगल में खड़ा एक लड़का जो दिखने में ठीक ठाक था। गेहुआ रंग, 6 फुट 1 इंच हाइट, काले बाल जो बारिश की वजह से बिखरे हुए थे। वो सामने बंधे लड़के को देख जोर से किसी शैतान की तरह हंस रहा था। चेयर पर बंधा लड़का सामने खड़ी उस औरत को देख अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, छोटी माँ क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने हमेशा आपको अपना माना। बचपन में ही मुझे मेरे मॉम डैड ने अकेले जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, पर तब आपने मुझे बचाया और आज आप ही मुझे मारना चाहती है, क्यों? और रेहान, तुम्हें तो मैंने हमेशा अपना छोटा भाई माना। तुम्हें मैंने करण से भी बढ़कर माना, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उस लड़के की बात सुन रेहान जोर से हंसने लग जाता है और फिर एकदम से रुक नफरत से बोलता है, क्योंकि मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपसे, आपके नाम से, हर उस चीज़ से जो आपकी है। बचपन से लेकर अब तक हर चीज़ आपको मिली, और यहाँ तक उस बुढ़े ने सारी प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दी, और मुझे क्या मिला? सिर्फ तिरस्कार, बेइज्जती, लोगों के ताने, यही सब मिला ना? आज तक आपने जो कुछ किया वो सब सही, और जो मैंने किया वो सब गलत। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ इस रेहान खुराना का। ये बोल वो फिर से शैतानों की तरह हंसने लग गया था। रेहान की बात सुन सामने चेयर पर बंधा लड़का, जो और कोई नहीं एशिया का नंबर 1 बिजनेस टायकून अर्थ खुराना था, वो रेहान की तरफ देख दर्द में भी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी? हाँ, लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो, और देखो आज तुमने ये साबित भी कर दिया। मैंने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी जान अनिका के नाम कर दी है, और अब तक तो वो इंडिया से बाहर भी जा चुकी होगी। मुझे मारकर भी तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। हा। वो हंसते हुए बोलता है। उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात सुन और उसकी हंसी देख रेहान और उसकी माँ यानी सरला खुराना हैरानी से उसे देखने लग जाती है, और फिर दोनों ही जोर से हंसने लग जाते हैं। सरला अर्थ के पास आ खड़ी हो जाती है और नीचे झुक उसके बालों से पकड़ फेस ऊपर कर नफरत से बोलती है, इस बार तुमने गलत बोला प्यारे भतीजे। बेवकूफ़ मेरा बेटा नहीं, बल्कि तुम हो सबसे बड़े बेवकूफ़, जो अब तक हमारी चाल को नहीं समझ पाए। अब जब तुम मरने वाले हो ही तो क्यों न तुम्हें पूरे सच से वाकिफ कराया जाए। अनिका बेटा बाहर आओ, देखो तुम्हारा आशिक कैसे तुम्हें याद कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। वही अर्थ जिसके फेस पर अभी तक स्माइल थी, अनिका का नाम सुनते ही वो एकदम से गायब हो जाती है और वो हैरानी से सरला की तरफ देखने लग जाता है। अभी वो सरला की तरफ देख ही रहा था, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, यस आंटी आपने बुलाया मुझे? उद्धरण चिन्ह। हाँ बेटा देखो ना, बेचारा तुम्हें याद कर रहा था। अब जब तुम आ ही गई हो तो एक बार अपने इस प्रेमी आशिक से मिल ही लो, क्या पता बेचारे की आत्मा को शांति ही मिल जाए। ये बोल सरला सीधी खड़ी हो जोर से हंसने लग जाती है। अर्थ अपनी अधखुली आंखों से सामने देखता है, जहां एक लड़की शॉर्ट रेड कलर की ड्रेस पहने रेहान की बाहों में खड़ी हुई थी। वही रेहान का एक हाथ उसकी कमर पर था तो दूसरा अपनी पेंट की पॉकेट में। अनिका को रेहान की बाहों में देख अर्थ को अपने दिल में बहुत तकलीफ महसूस होती है। अर्थ अनिका की तरफ देख, अनिका तुम यहाँ और तुम उस रेहान के पास क्या कर रही हो? तुम तो। अनिका अर्थ की बात बीच में काट नफरत से उसकी तरफ देख बोलती है, हाँ मैं, क्यों तुम मुझे यहाँ देख खुश नहीं हो बेबी? मुझे अपने सामने देख तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। ये बोल अनिका रेहान को छोड़ अर्थ के पास आ खड़ी हो जाती है और फिर उसे देख एक खींच के थप्पड़ अर्थ के गालों पर मार देती है, जिससे अर्थ का फेस एक साइड झुक जाता है। अनिका अर्थ के बालों को पकड़ उसके फेस को ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलती है, मुझसे प्यार करके तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी अर्थ खुराना। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ के सारे सच से रूबरू करवाती हूँ। पहला सच तो ये, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। पहला सच ये कि मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि रेहान से प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रेहान से मोहब्बत की है। और दूसरा सच ये कि अनिका की बात बीच में काट सरला बोलती है, अरे बेटा तुम रुको, इसे सारा सच मैं बताऊंगी, पर उससे पहले हम इसे कुछ दिखाना चाहते हैं। CH2 एक और सच। पहला सच ये कि मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि रेहान से प्यार करती हूँ।
मैंने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रेहान से मोहब्बत की है। और दूसरा सच ये कि अनिका की बात बीच में काट सरला बोलती है, अरे बेटा तुम रुको, इसे सारा सच मैं बताऊंगी पर उससे पहले हम इसे कुछ दिखाना चाहते हैं। ये बोल सरला बॉडीगार्ड से अपना टैबलेट मांगती है और फिर उसमें कुछ वीडियो चालू कर अर्थ के सामने कर देती है, जिसे देख अर्थ के फेस का रंग उड़ जाता है और वो बिना किसी भाव के सामने देखने लग जाता है। जहां एक लड़की तेज बारिश में अपने पेट पर हाथ रखे तेजी से भागे जा रही थी। उसका पेट उभर कर बाहर की तरफ आ रहा था, जिसे देख पता चल रहा था कि शायद वो 5 या 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है। वो अपने पेट पर एक हाथ रखे बड़ी मुश्किल से भागे जा रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जहां उसके पीछे 5 से 7 बॉडीगार्ड भाग रहे थे। उस लड़की की ग्रे आंखों से इस वक्त बेतहाशा आंसू बह रहे थे, जो बारिश होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। वो लड़की भाग ही रही थी, तभी उसके पैर के आगे एक पत्थर आ जाता है, जिससे वो पेट के बल नीचे जा गिरती है और इसी के साथ उसकी एक दर्द भरी चीख उस सुनसान सड़क पर गूंज जाती है और साथ में अर्थ की भी। अर्थ रेहान की तरफ देख जोर से तेज आवाज में बोलता है, कैसे इंसान हो तुम आरवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम तो उससे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो बेशक लो, पर उसे छोड़ दो। उसके साथ रेहान अर्थ की बात बीच में काट हंसते हुए बोलता है, कौन आरवी और किसका बच्चा? आरवी तो आपकी वाइफ है ना, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने कहा था ना कि आपसे जुड़ी हर उस चीज़ को बर्बाद कर दूंगा। और हाँ, आपको एक सच और बता दूँ, अब तक आप जिसे मेरा बच्चा समझ रहे थे ना, वो बच्चा मेरा नहीं बल्कि आपका है। नाना है, नहीं था। हाँ, क्योंकि उस रात होटल में उसके साथ मैं नहीं आप थे। ये बोल वो जोर से हंसने लग जाता है और साथ में सरला और अनिका भी। वही अर्थ बेसुध सा रेहान की बात सुन रहा था। इस सच को जानकर उसे अब सांस लेना भी भारी हो गया था और वो उस दिन को याद करने लग जाता है जब आरवी ने उसे खुद के प्रेग्नेंट होने की बात बताई थी, जिसे सुन अर्थ को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बिना आरवी की बात सुने सभी घरवालों के सामने खींच के एक थप्पड़ मार देता है और साथ में उसे बदचलन, गिरी हुई औरत और भी बहुत कुछ सुनाता है। और इसी बात का फायदा उठा रेहान सबको अपनी झूठी कहानी सुना अर्थ के बच्चे को खुद का बच्चा बता देता है और सभी घरवाले भी आराम से उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। उसके बाद से ही अर्थ ने आरवी की जिंदगी को नर्क बना दिया और सारी खुराना फैमिली अर्थ से डरती थी, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। उसके बाद अर्थ ने आरवी की पढ़ाई भी छुड़वा दी और उसे एक कमरे की 4 दीवारी में कैद कर दिया। यही सब सोचते हुए अर्थ की आंखों से आंसू की एक धारा बारिश की बूंदों में मिल जाती है। चू चू चू, तुम तो इतने में ही हार गए बेटा, अभी तो पूरी फिल्म देखनी बाकी है। सरला अर्थ को देख बोलती है और फिर वापस उसके सामने टैबलेट कर वही वीडियो चला देती है, जिसमें वे गार्ड्स नीचे गिरी आरवी को चारों तरफ से घेरे हुए खड़े थे। वही आरवी नीचे अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से तड़प रही थी। वे गार्ड्स आरवी को देख मकारी से हंस रहे थे और उनमें से एक गार्ड आगे आरवी के पेट पर अपना एक पैर रख जोर से दबाता है, जिससे आरवी की एक चीख निकल जाती है और साथ में आंसू भी। वो उस गार्ड को देख रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्या बिगाड़ा है मैंने आप सबका? प्लीज़ मेरे बच्चे को बख्श दो प्लीज़। ये बोलते हुए वो उस गार्ड के पैर को अपने पेट से हटाने की कोशिश करने लग जाती है। आरवी की बात सुन वो गार्ड हंसते हुए बोलता है, हाँ जान, तुम्हें छोड़ने के पैसे न थोड़ी दिए हैं हमें, बल्कि हमें तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को मारने के पैसे मिले हैं। ये बोल वो एक बार फिर आरवी के पेट पर जोर से लात मार देता है, जिससे आरवी एक चीख निकल जाती है और साथ में उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी बहने लग जाता है। पर शायद अभी ये दर्द तो कुछ भी नहीं था। अरे बस कर, वरना ये यहीं मर जाएगी। दूसरा गार्ड उस गार्ड को देख बोलता है। उस गार्ड की बात सुन वो पहला वाला गार्ड उसकी तरफ देख बोलता है, हाँ तो इसे मारना ही तो है। तीसरा गार्ड आरवी की तरफ देख अजीब तरह से अपने होंठों पर अंगूठे को फेरते हुए बोलता है, हाँ ये तो हमें भी पता है कि इसे मारना है, पर क्यों न इस कच्ची कली को मारने से पहले इसके साथ थोड़ी देर मजे किए जाए। पहला गार्ड उस तीसरे गार्ड की बात सुन आरवी को ऊपर से नीचे तक देख, हाँ ये तो तूने सही कहा, चल ले चल इसे अपने अड्डे पर, वही इसके साथ मजे करेंगे। ये बोल वो सभी गार्ड्स जोर से हंसने लग जाते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। चौथी डेथ। वही उन गार्ड्स की बात सुन आरवी बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर अभी उसमें उठने तक की भी हिम्मत नहीं थी। उनका सामना करना तो बहुत दूर की बात थी। एक गार्ड आरवी के पास नीचे झुक उसे अपनी गोद में उठाने को होता है, पर तभी आरवी अपनी हिम्मत जुटा उसके हाथ को साइड में झटक देती है और दर्द भरी आवाज में उसकी तरफ देख बोलती है, दूर दूर रहो मुंह मुझसे, मेरे पास भी मत आना। तुम लोग मेरे पति को नहीं जानते, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला ना तो वो तुम सबको जान से मार देंगे। वही आरवी के हाथ झटकने और उसकी बात सुन उस गार्ड को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके पास पंजों के बल बैठ एक खींच के थप्पड़ उसके गालों पर मार देता है, जिससे आरवी का फेस एक साइड झुक गया था और उसके होंठों के किनारों से हल्का सा ब्लड बह जाता है।
वो गार्ड आरवी के बालों को कस के पकड़ अपनी मुट्ठियों में भर लेता है और उसकी तरफ देख गुस्से से, मेरा हाथ झटका तूने। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और हाँ, तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, तू जिस पति की बात कर रही है ना, वो खुद अपनी मौत के बहुत पास है। तू चिंता मत कर, वो भी कुछ ही देर में ऊपर तेरे पास आ जाएगा। ये बोल वो गार्ड जोर से हंसने लग जाता है और साथ में वे सभी गार्ड्स भी। उस गार्ड की बात सुन आरवी अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख बोलती है, नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो। वो तो रेहान जी के साथ बाहर गए हुए थे। मुझे पता है उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो बहुत जल्द मुझे बचा लेंगे। देखा इसे अपने उस घटिया पति पर कितना भरोसा है, जबकि उसने तो खुद के बच्चे तक को नाजायज़ कह दिया और तो और इसे कभी अपनी बीवी भी नहीं माना। दूसरे गार्ड ने आरवी की बात सुन उस पर हंसते हुए कहा। उस गार्ड की बात सुन आरवी अपने पेट पर हाथ रख आंखें बंद कर लेती है और उसकी बंद आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लग गए थे। वो नीचे बैठा गार्ड आरवी की तरफ देख बोलता है, तुझे हमारी बात पर भरोसा नहीं ना, तो चल तुझे अपने पति की लाइव डेथ दिखाते हैं। ये बोल वो एक गार्ड जो उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था उसकी तरफ कुछ इशारा करता है, जिसे समझ वो गार्ड तुरंत उसके पास आ उसके हाथ में एक फ़ोन दे देता है, जिसे ले वो गार्ड आरवी के सामने एक वीडियो ओपन कर, ये देख तेरा पति और अब देख तेरे ही पति के सामने कैसे तेरी इज्जत उतारते हैं। ये बोल वो गार्ड जोर से हंसने लग जाता है। उस गार्ड की बात सुन आरवी अपनी आंखें खोल सामने देखती है, जहां अर्थचय पर जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, जिसे देख आरवी की आंखों से आंसू बहने और तेज हो जाते हैं और वो रोते हुए फ़ोन स्क्रीन की तरफ देख बोलती है, मॉन्स्टर ये आपको क्या हुआ है? आपको किसने बांध रखा है? आह मम्मा। आरवी अचानक से अपने दोनों हाथ पेट पर रख जोर से चिल्लाती है, क्योंकि अचानक से उसके पेट में बहुत तेज पेन होने लगा था। वही अर्थ टैबलेट की स्क्रीन पर आरवी की हालत देख अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए जोर से बोलता है, वाइफी क्या हुआ? प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे पेन हो। चू चू चू, देखो कैसे अपनी वाइफी को तकलीफ में देख इसे तकलीफ हो रही है। पर बेटा तुम्हारी ये तकलीफ तब कहाँ चली गई थी, जब तुम खुद उसे दर्द देते थे और उसको दर्द में देख तुम्हें सुकून मिलता था। तो अब क्यों उसके लिए तड़प रहे हो? सरला अर्थ की बात बीच में काट हंसते हुए बोलती है। सरला की बात सुन अर्थ अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी बंद आंखों के सामने हर एक वो पल आने लगा था जब उसने आरवी के साथ बुरा किया था, उसे तकलीफ दर्द दिया था, जिन्हें याद कर अर्थ खुद से, काश ये समय वापस पीछे चला जाए तो इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस, इस बार तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और इन लोगों को भी इनकी सजा अच्छे से दूंगा। जितनी तकलीफ आज इन्होंने हमें दी है उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ इन्हें होगी। अभी अर्थ ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा था, तभी उसे एक बार फिर आरवी की चीख सुनाई देती है, जिससे अर्थ अपनी आंखें खोल सामने देखता है जहां वे गार्ड्स उसके गले के दुपट्टे को खींचकर निकाल रहे थे, जिससे अर्थ गुस्से से उन गार्ड्स की तरफ देख जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, उसे हाथ भी मत लगाना वरना तुम लोगों का ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह तक काम जाएगी। छोड़ दो उसे, अर्थ चेयर पर छटपटाते हुए बोलता है। वही अर्थ और आरवी की ऐसी हालत देख रेहान, अनिका और सरला तीनों जोर से हंस रहे थे। अनिका हंसते हुए अर्थ की तरफ देख बोलती है, मौत सामने खड़ी है फिर भी जनाब के तेवर तो देखो। वो तुम्हारी बीवी को छुएंगे भी और उसके साथ और भी बहुत कुछ करेंगे और तुम देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकोगे। अर्थ इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, जिसकी आंखों में आज तक कभी नमी भी नहीं आई, वो आज अपनी बीवी को देख रो रहा था। वही आरवी रोते हुए उन गार्ड से अपना दुपट्टा छुड़वाते हुए बोलती है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ मत करो ये सब। छोड़ देंगे जान, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कुछ देर हम भी मजे कर ले। ये बोलते हुए वो गार्ड आरवी के दुपट्टे को झटके से खींच दूसरी तरफ फेंक देता है। वही उस गार्ड की बात सुन आरवी और ज़्यादा डर गई थी और अपनी जगह से पीछे की तरफ खिसकते हुए अपने सर को नामे हिलाने लगी थी। वही वे गार्ड धीरे धीरे आरवी के पास आ रहे थे। अभी वे गार्ड आरवी के पास पहुंच कुछ करते उससे पहले ही आरवी एक गार्ड जो उसके पास ही पंजों के बल बैठा हुआ था, उसके एक हाथ में गन थी तो दूसरे हाथ से उसने आरवी को पैर को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ से वो गन खींच उन सब की तरफ पॉइंट कर देती है। वही किसी को भी आरवी के ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं थी और सभी हैरानी से उसे देखने लग जाते हैं और फिर एकदम से सब हंसने लग जाते हैं, जिससे आरवी हैरानी से उन सबको देखने लग जाती है। उनमें से एक गार्ड हंसते हुए बोलता है, क्या जान तुम हमें मरोगी? पर कैसे? हम तो इतने सारे हैं और इस गन में तो सिर्फ एक ही बुलेट है। चलो मारो, देखते हैं तुम किसे मारती हो। ये बोल वे सभी फिर से हंसने लग जाते हैं। उन गार्ड की बात सुन आरवी के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो वही पड़े फ़ोन की तरफ देखती है जहां अर्थ अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे ही देख रहा था। आरवी मुस्कुराकर अर्थ की तरफ देख बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाई। जीते जी तो आपने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, पर कहते हैं ना, जब इंसान की मौत उसके सामने हो तो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता।
मैं आपसे एक बात हमेशा कहनी चाहती थी पर आपके गुस्से और नफरत की वजह से कभी नहीं कह पाए। आई लव यू मॉन्स्टर, आई लव यू सो मच। ये बोल आरवी उस गन को खुद के सर के ऊपर पॉइंट कर लेती है। वही आरवी के ऐसा करते ही सबके फेस पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वही आरवी को खुद की तरफ गन पॉइंट करता देख अर्थ की सांसें ही रुक जाती है। वो अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, नहीं वाइफी तुम ऐसा कुछ नहीं। अचानक से अर्थ बोलते बोलते रुक जाता है और वो बेसुध सा सामने देखने लगा था। उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें बह उसके गालों पर आ गई थी। वही सामने आरवी ने खुद के सर पर गन रख ट्रिगर दबा दिया था, जिससे उससे निकली बुलेट सीधी उसके सर के आर पार हो जाती है और साथ में उसकी सांसें भी थम चुकी थी। वही सारे गार्ड भी आरवी के ऐसा करने पर हैरान रह गए थे। चलो अब वो तो गई, अब तुम्हारी बारी है, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक सच और बता दूं कि तुम्हें 4 साल की उम्र में उस जंगल में तुम्हारे माँ बाप ने नहीं बल्कि मैंने छोड़ा था, ताकि तुम उसी जंगल में तड़प कर मर जाओ। पर तब मुझे पता चला कि खुरन्स की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है और जब तक तुम 22 के नहीं हो जाते तब तक वो प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो सकती, और अगर उससे पहले तुम्हें कुछ हुआ तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें वहां से बचाया और उसका सारा इल्जाम तुम्हारे माँ बाप के सर लगा दिया। जबकि हकीकत तो ये है कि तुम्हारे गुम होने की खबर मिलते ही उन सब ने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा और तुम्हारी मिसिंग न्यूज सुनते ही तुम्हारी प्रिय माताश्री को हार्ट अटैक भी आ गया, जिससे उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई तो अब हम तुम्हें आराम से मार सकते हैं। ये बोल शारदा अपनी गन निकाल अर्थ की तरफ पॉइंट कर ट्रिगर दबा देती है। पर अर्थ के एक नहीं बल्कि एक साथ 3 बुलेट आकर लगती है, जिनमें से एक दिल वाली जगह जहां अनिका ने बुलेट चलाई थी, दूसरी कंधे के पास आकर लगती है जो सरला ने चलाई थी, और तीसरी सर के बीचों बीच जो रेहान ने चलाई थी। वही अर्थ की सांसें भी अब थम चुकी थी पर उसकी आंखें अभी तक खुली हुई थी, जिनमें उन तीनों का अक्ष दिखाई दे रहे थे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। चफ और रिबर्थ। एक महल जैसे खूबसूरत सा मेंशन जिसके चारों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बहुत से बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वो घर दिखने में बेहद खूबसूरत था। इसी मेंशन के 3rd फ्लोर जहां एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। इसी फ्लोर के आलीशान से रूम में एक लड़का किंग साइज बेड पर पूरा पसीने से लथपथ सोया हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी बहुत बुरा सपना देख रहा हो। वो नींद में ही अपनी गर्दन को इधर उधर कर रहा था। तभी कोई उस रूम का डोर ओपन कर अंदर आ जाता है और बेड पर लेटे लड़के को देख जल्दी से उसके पास जा उसके कंधे पर हाथ रख प्यारी सी आवाज में, अर्थ जी क्या हुआ आपको? उठिए, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अर्थ जी उठिए। बोलते हुए वो अर्थ को उठाने की कोशिश कर रही थी। वही जब अर्थ के कानों में ये आवाज पड़ती है तो वो झट से अपनी आंखें खोल सामने देखता है, जहां उसे एक खूबसूरत सा घबराया हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देख अर्थ जल्दी से बेड पर बैठ उसे हक कर घबराया हुआ बोला, वाइफी तुम ठीक हो और हमारा बेबी क्या वो भी ठीक है? अर्थ आरवी के पेट पर अपना एक हाथ रख बोलता है। अचानक से अर्थ के हक करने और बेबी के बारे में सुन आरवी हैरान रह गई थी, और वो जल्दी से अर्थ से अलग हो उसकी आंखों में देख बोली, कौन सा बेबी और किसका बेबी? और आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आरवी बोल ही रही थी तभी अर्थ का फोन बज उठता है, जिससे उन दोनों का ध्यान उस फोन पर चला गया था और फोन में शो हो रहे नाम को देख जहां अर्थ की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी तो वही आरवी की आंखें नम। तभी अर्थ का ध्यान आरवी पर जाता है जो अभी फोन की तरफ ही देख रही थी। थोड़ी देर रिंग होने के बाद कॉल कट हो गया था। अचानक से अर्थ की नज़र फोन में शो हो रही डेट पर जाती है, जिसे देख वो हैरानी से खुद से ही बोला, ये मैंने कोई बुरा सपना देखा या फिर ये कोई हकीकत है? क्या मेरा रिबीर्थ हुआ है? क्या मुझे दूसरा मौका मिला है? अगर ऐसा है तो इस बार मैं उन सब से बदला जरूर लूंगा। उन लोगों ने जो मेरे साथ और मेरी बीवी बच्चे के साथ किया उसका हिसाब तो उन्हें सूद समेत चुकाना होगा। अब से तुम सब की उल्टी गिनती शुरू। उद्धरण चिन्ह। वही आरवी जो कब से अर्थ को देख रही थी, उसे किसी सोच में गुम देख अपने एक हाथ को उसकी आंखों के आगे हिलाते हुए बोली, अर्थ जी क्या हुआ आपको? कहाँ खोए हुए हो आप? आरवी के ऐसे करने पर अर्थ अचानक से अपने होश में आता है और वो उसकी तरफ देख बोलता है, कुछ नहीं, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। ये बोल अर्थ बेड पर से उठ वॉशरूम में चला गया था। वही आरवी हैरानी से वॉशरूम के बंद डोर को देख रही थी और फिर खुद से ही बोली, क्या मेरे कान खराब हो गए? क्या मुझे डॉक्टर की जरूरत है? किसे डॉक्टर की जरूरत है आरवी? एक खूबसूरत सी लड़की आरवी के पास आते हुए बोलती है। इस आवाज को सुन आरवी अपना फेस ऊपर कर सामने देखती है और सामने खड़ी लड़की को देख सीरियस होकर बोली, मुझे जरूरत है आयु दी। आयु कंफ्यूजन से आरवी की तरफ देख बोली, तुम्हें? लेकिन क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? क्या फिर से चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? अगर ऐसा है तो चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। ये बोलते हुए आयु आरवी के पास आकर बैठ गई थी। आरवी,
आयु की तरफ देख नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं दीदी, मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। शायद इस बार मेरे कान खराब हो गए हैं। आपको पता है मैंने अभी अभी क्या सुना? आरवी की बात सुन आयु इरिटेशन से उसकी तरफ देख बोली, अरे यार आरवी, तुम ये बातों को गोल गोल घुमाना कब से सीख गई? क्या हुआ है? ऐसा भी क्या सुन लिया तुमने जो तुम ये पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? दी, ये पागलों जैसी हरकतें नहीं करती, ये सच में पागल है। मैं तो कब से ये बात सबको बोल रही थी, पर कोई मेरी बात माने तब ना। चलो कम से कम आपने तो मेरी बात पर यकीन हुआ। डोर पर खड़ी एक लड़की अपना मुंह बनाते हुए बोलती है। वही उस लड़की की बात सुन आरवी अपनी आंखें छोटी कर उसकी तरफ देख बोलती है, सबको पता है कौन कितना पागल है, और ये भी कि घर में तुमसे ज्यादा पागल कोई नहीं है। मैं भी नहीं, समझी? आरवी की बात सुन वो लड़की अंदर रूम में आते हुए तुनक कर बोली, मैं नहीं, तुम हो पागल, और वो भी बड़ी वाली पागल। ये बोल वो बेड पर आकर बैठ गई थी। आरवी उस लड़की की बात सुन गुस्से से एक पिलो उठा उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे वो पिलो सीधा उस लड़की के सर पर जाकर लगा था, जिससे वो लड़की यानी ऋषिका रेहान की बहन और आरवी की सबसे अच्छी दोस्त, वो खड़ी हो उस पिलो को अपने हाथ में लेकर आरवी के पास आ उसे मारने लग जाती है। वही आरवी भी दूसरा पिलो उठा ऋषिका को मारने लग गई थी। अभी पूरे रूम में उन दोनों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। आयु इस वक्त बेचारगी से उनकी तरफ देख रही थी। वही वॉशरूम के अंदर अर्थ इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ वॉल पर थे और उसका सर नीचे की तरफ था, जिससे शॉवर का पानी उसके बालों से हो नीचे गिर रहा था। अर्थ की आंखें इस वक्त बंद थी और उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल थी, जो शायद आरवी की खिलखिलाहट सुनकर अनजाने में ही आ गई थी। इस बार मैं तुम्हारी इस हंसी को कहीं नहीं खोने दूंगा वाइफी। अर्थ वैसे ही आंखें बंद किए हुए बोलता है। वही बाहर रूम में आयु थोड़ी देर तो उन्हें लड़ता देखती है और फिर उन दोनों के बीच में खड़ी हो बोली, बस करो तुम दोनों, कोई छोटी बच्ची हो क्या तुम दोनों जो ऐसे लड़ रही हो? और आरवी तुम अभी मुझे क्या बता रही थी? चलो अपनी बात पूरी करो। ये बोल आयु उन दोनों का हाथ पकड़ बेड पर अपने पास बैठा लेती है। इस वक्त वो उन दोनों के बीच में बैठी हुई थी। आरवी एक नज़र वॉशरूम के बंद डोर को देखती है और फिर आयु की तरफ देख बोली, दीदी आपको पता है आज मॉन्स्टर ने मुझे क्या बोला? नहीं, हमें नहीं पता कि तेरे उस मॉन्स्टर ने तुझे क्या बोला। ऋषिका आरवी की बात बीच में काट बोलती है। आयु ऋषिका की तरफ देख बोली, जस्ट शट अप ऋषिका, तुम्हें आरवी की बात सुननी है तो सुनो, वरना डोर उस तरफ है। डोर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। आयु की डांट सुन ऋषिका अपना सर नीचे कर धीरे से बोली, खडूस। वही आरवी को इस वक्त ऋषिका पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। आयु आरवी की तरफ देख, हाँ अब बोलो क्या कहा भाई ने तुम्हें? आयु की बात सुन आरवी उसकी तरफ देख बोली, दीदी उन्होंने कहा कि वो आज मुझे कॉलेज ड्रॉप करेंगे और उन्होंने मुझे हक भी किया। शादी के बाद आज पहली बार उन्होंने मुझे हक किया और आज पहली बार कॉलेज ड्रॉप करने के लिए भी बोला। ये बोलते हुए उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। आयु और ऋषिका उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगी थी। ऋषिका अपनी जगह से उठ आरवी के पास आकर बैठ हैरानी से बोली, क्या सच में भाई ने तुम्हें हक किया? वे तो तुम्हें अपनी चीजों के हाथ भी नहीं लगाने देते, तो फिर आज ये चमत्कार कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। आरवी ऋषिका की तरफ देख सीरियस होकर बोली, मुझे भी नहीं पता कि आज ये चमत्कार कैसे हुआ। उद्धरण चिन्ह। आयु आरवी के कंधे पर हाथ रख अपनी तरफ उसका फेस कर उसकी तरफ देख बोली, और क्या कहा भाई ने तुमसे? आरवी आयु की तरफ देख बोली, और उन्होंने मेरे पेट। इतना बोलते बोलते अचानक से आरवी रुक जाती है। इस वक्त उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे। वो शर्मा कर अपना फेस नीचे कर आगे बोली, नहीं बस इन्होंने मुझे इतना ही बोला। फिर वो वॉशरूम में चले गए। आरवी की बात सुन आयु और ऋषिका में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वॉशरूम का डोर ओपन होता है और सबके कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है। क्या कहा होगा अर्थ ने? क्या इस बार वो अपना बदला ले पाएगा? जानने के लिए बने रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH5 आरवी। आरवी की बात सुन आयु और ऋषिका में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वॉशरूम का डोर ओपन होता है और सबके कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है। तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रही हो? और तुमसे मैंने रेडी होने को कहा था ना, तो फिर तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? अर्थ वॉशरूम के डोर के पास खड़ा हो उन तीनों को देख बोलता है। अर्थ की आवाज सुन आयु और ऋषिका जल्दी से बेड पर से खड़ी हो गई थी और अर्थ की तरफ देख जल्दी से सॉरी बोल रूम से बाहर चली जाती है। आरवी हैरानी से कभी रूम के बंद डोर को देखती तो कभी अर्थ को, जो उसकी तरफ ही अपनी काली गहरी आंखों से देख रहा था, जिससे आरवी हड़बड़ाकर क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोलती है, बस आप 5 मिनट्स वेट कीजिए, मैं अभी आई। ये बोल वो क्लोजेट में चली गई थी। अर्थ एक नज़र क्लोजेट के डोर को देख ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो रेडी होने लगा था। 5 मिनट बाद क्लोजेट के डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, जिसे सुन अर्थ उस तरफ देखता है और उस तरफ देख वो देखता ही रह गया था।
वही सामने आरवी ब्लैक शूट पहने अपने दुपट्टे को सही करते हुए आ रही थी। इस वक्त उसका पूरा ध्यान अपना दुपट्टा सही करने में था। आरवी, जिसकी ग्रे खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, उन पर घनी पलकों की छाव, छोटी सी नाक, सुर्ख गुलाबी होंठ, फूले हुए चब्बी चिक्स जो उसे और क्यूट बनाते थे, काले रेशमी कमर तक लहराते बाल, हाइट 5 फुट 2 इंच, एज 19 ईयर्स, दूध सा गोरा रंग। आरवी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। आरवी जो अपने दुपट्टे को सही कर रही थी, उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है, जिससे वो अपना फेस ऊपर कर सामने देखती है और सामने अर्थ के हैंडसम फेस को देख उसी में खो जाती है। अर्थ भी अपनी अंधेरे सी काली आंखों से आरवी की खूबसूरत ग्रे आंखों में देख रहा था। अभी वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे, तभी उन दोनों का ध्यान तोड़ते हुए फ़ोन रिंग की आवाज़ उस शांत रूम में गूंज उठी थी, जिससे वे दोनों अपने होश में आते हैं। अर्थ अपनी नजरें आरवी पर से हटा फ़ोन की तरफ देखता है और शो हो रहे नाम को देख उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई थी और वो अपना फ़ोन उठा बालकनी में चला गया था। वही आरवी बालकनी की तरफ देख खुद से ही बोलती है, हाय, पता नहीं ये मॉन्स्टर को देखते ही क्या हो जाता है। बस सब कुछ भूलकर ये आंखें इन्हीं का दीदार करना चाहती है, पर एक ये है जो कभी मुझे भाव ही नहीं देते। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी पता नहीं इनको उस चुड़ैल में क्या दिखता है, जो बस हमेशा उसी पर फिदा रहते हैं। लोग सही कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद से ही बड़बड़ाते हुए आरवी ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हो तैयार होने लगी थी। बालकनी में अर्थ फ़ोन कान पर लगाए हुए बोलता है, मुझे आज ही मेहरा इंडस्ट्रीज की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और हाँ, न्यू वाले प्रोजेक्ट के लिए जो भी मॉडल सेलेक्ट होगी वो मैं करूँगा, इसलिए 2 घंटे में सब कुछ रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ। अर्थ की बात सुन सामने से हैरानी भरी आवाज़ आती है, पर सर, उस प्रोजेक्ट के लिए तो पहले से ही अनिका मैम को मॉडल के लिए सेलेक्ट कर लिया था, तो फिर अचानक से? तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, समझे? अर्थ सामने वाले शख्स की बात बीच में काट सर्द आवाज में बोलता है और फिर बिना बात सुने कॉल कट कर दिया था। अर्थ अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रख सामने देखते हुए गुस्से से बोलता है, इस बार तुम्हें इतना बर्बाद कर दूंगा कि फिर कभी तुम किसी को धोखा नहीं दोगी। पिछली बार तुम इसी प्रोजेक्ट की वजह से टॉप 10 मॉडल के लिए सेलेक्ट हुई थी ना, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। रूम के अंदर आरवी अब तक रेडी हो चुकी थी और वो अपनी वॉच में टाइम देखते हुए खुद से बोलती है, अरे यार, ये मॉन्स्टर कब तक फ़ोन पर लगे रहेंगे? पक्का उस चुड़ैल का ही फ़ोन आ रहा होगा, तभी इतनी देर लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उससे बात करते हुए मुझे कॉलेज ड्रॉप करने के बारे में ही भूल गए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये बोलते हुए वो बालकनी में सामने देखती है, जहां अर्थ रेलिंग पर हाथ रखे सामने देख रहा था, जिसे देख आरवी एक राहत की सांस ले खुद से ही, थैंक गॉड ये उससे बात नहीं कर रहे, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं सुबह से इनको क्या हुआ है जो इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या। ये बोलते हुए वो अर्थ के पास उसके पीछे खड़ी हो धीरे से बोलती है, अर्थ जी चलिए, वरना मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। आरवी की आवाज़ सुन अर्थ पीछे की तरफ पलट उसकी तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। अर्थ बिना किसी भाव के एक नज़र उसे देख अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोलता है, चलो। इतना कह अर्थ आरवी के साइड से हो बाहर की तरफ चला गया था। आरवी जल्दी से रूम में बेड पर पड़ा अपना फ़ोन और बैग उठा अर्थ के पीछे जाने लगी थी। अर्थ और आरवी दोनों नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए थे। अर्थ डाइनिंग टेबल के पास जा ही रहा था, तभी सामने बैठे शख्स को देख उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे और वो बिना किसी भाव के सामने देखने लगा था। तभी पीछे से कोई आकर उसकी पीठ से टकरा जाता है। ओह गॉड, आज ये बीच में वॉल कहाँ से आ गई? मैं तो सीधा डाइनिंग हॉल में ही आई थी। आरवी अपना सर सहलाते हुए बोलती है। वही आरवी ने ये बात बहुत जोर से बोली थी, जिसे सुन डाइनिंग टेबल पर बैठी सारी खुराना फैमिली हैरानी और लाचारी से उसे देखने लगी थी। किसे देख अर्थ के कदम रुक गए और अब अर्थ क्या करेगा आरवी के साथ, जानने के लिए बने रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH6 थप्पड़। ओह गॉड, आज ये बीच में वॉल कहाँ से आ गई? मैं तो सीधा डाइनिंग हॉल में ही आई थी। आरवी अपना सर सहलाते हुए बोलती है। वही आरवी ने ये बात बहुत जोर से बोली थी, जिसे सुन डाइनिंग टेबल पर बैठी सारी खुराना फैमिली हैरानी और लाचारी से उसे देखने लगी थी। आरवी की बात सुन अर्थ गुस्से से उसकी तरफ पलटता है, वही आरवी जो अभी भी अर्थ की पीठ से अपना सर टिकाए खड़ी हुई थी। अचानक अर्थ के पलटने पर वो पीछे की तरफ गिरने को होती है, पर तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसे कमर से पकड़ गिरने से बचा लिया। आरवी, जिसने गिरने के डर से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी, उसे जब अपनी बॉडी में कहीं भी पेन का एहसास नहीं होता तो वो धीरे से अपनी एक आंख खोल सामने देखती है, जहां अर्थ उसे अपनी काली आंखों से घूर कर देख रहा था, जिसे देख आरवी अपना थूक निगल खुद से ही, ये मॉन्स्टर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे अभी कच्चा निगल जाएंगे। हे भगवान, बस आज इनसे बचा लीजिए, फिर पक्का आपके पूरे 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वही इस बार पूरी खुराना फैमिली का मुंह खुला का खुला रह गया था।
अर्थ गुस्से से आरवी को सीधा खड़ा कर अपने दांत पीसते हुए बोलता, लगता है तुम्हें आंखों के डॉक्टर के साथ साथ दिमाग के डॉक्टर की भी जरूरत है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉन्स्टर बोलने की? मैं तुम्हें मॉन्स्टर नजर आता हूँ? हम बोलो। अर्थ की बात सुन आरवी अपने नाखून चबाते हुए तपाक से बोलती है, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको मॉन्स्टर बोला? मैंने तो अपने मन में ये बात बोली थी। सच सच बताए, आपके पास काली शक्तियां हैं ना? तभी आपने मेरी मन की बात सुन ली। इतने दिन तो मुझे सिर्फ शक था, पर अब यकीन हो गया कि मेरी शादी सच में एक मॉन्स्टर से हुई है। ये बोलते हुए आरवी एकदम से अर्थ के पास आ गई थी। वही इस बार तो पूरी खुराना फैमिली सदमे में जा चुकी थी और सब अपना सर पकड़े अपने सामने खड़ी बेवकूफ़ लड़की को देख रहे थे। मुझे ये तो पता था कि मेरी फ्रेंड पागल है, पर यह नहीं पता था कि वो अपनी पागलपंथी भाई को भी दिखा देगी। हे भगवान, तूने इसे भेजा, पर इसके भेजे में भेजा क्यों नहीं भेजा? ऋषिका अपने मन में ऊपर की तरफ देख बोलती है। आरवी की बात सुन अर्थ फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरने लगा था और फिर एकदम से गुस्से से तेज आवाज में बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी बोलती हो बहुत धीरे और अपने मन में बोलती हो, पर यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी मन की बात मैंने ही नहीं बल्कि पूरी खुराना फैमिली जो अभी यहाँ बैठी है उन सब ने सुनी है। अर्थ की बात सुन आरवी हैरानी से सबकी तरफ देखती है, जहाँ सब पहले से ही उसकी तरफ देख रहे थे। जिसे देख आरवी नकली स्माइल करते हुए, ही वो अर्थ जी शायद सही बोल रहे थे, मुझे सच में अभी दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। ये बोल वो अपना सर नीचे कर धीरे से चलते हुए डाइनिंग टेबल के पास आ ऋषिका के पास वाली चेयर पर अपना सर नीचे कर बैठ गई थी। वही अर्थ भी गुस्से से आकर आरवी के बगल वाली चेयर पर बैठ गया था। वही अर्थ को आरवी के बगल में बैठा देख सब हैरानी से उसे देखने लगे थे। लगता है आज दोनों मियाँ बीवी हम सबको हार्ट अटैक देकर ही मानेंगे। ऋषिका धीरे से खाना खाते हुए खुद में बड़बड़ाती है। अरे बेटा, तुम आज यहाँ कैसे बैठ गए? यहाँ तो रेहान बैठता है ना? सरला अर्थ को आरवी के बगल में बैठे देख बोलती है। सरला की बात सुन अर्थ के खाना खाते हाथ रुक गए थे। वही आरवी जो अर्थ को खुद के पास बैठा देख खुश हो रही थी। सरला की बात सुन उसकी स्माइल एकदम से गायब हो जाती है। अर्थ बिना किसी भाव के सरला की बात का जवाब देने के बदले सवाल करते हुए बोलता है, क्यों छोटी माँ, आपको मेरी वाइफ के पास बैठना पसंद नहीं आया? अर्थ की बात सुन सरला की स्माइल गायब हो गई थी और वो जल्दी ही खुद की बात को समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम आरवी के पास बैठे हो, इनफैक्ट मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ। ये बोल वो नकली स्माइल करने लगी थी। सरला की बात सुन अर्थ कुछ नहीं बोलता। वही कोई और भी था जो अर्थ को आरवी के पास में बैठे देख बिल्कुल भी खुश नहीं था। रेहान जो अभी अभी वहां आया था, अर्थ को आरवी के पास बैठा देख उसकी गुस्से से मुठिया कस गई थी और वो गुस्से से चलते हुए अर्थ के पास आ तेज आवाज में बोलता है, भाई ये जगह मेरी है तो प्लीज़ आप अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाए। आपको तो पता ही है मैं मेरी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करता, फिर चाहे चीज़ हो या इंसान। ये लाइन बोलते हुए उसकी नज़र आरवी पर थी। वही आरवी जो अब तक नॉर्मल थी, रेहान को वहां देख डर से कांपने लगी थी। जो उसके पास में बैठा अर्थ भी साफ महसूस कर रहा था। वही रेहान की बात सुन कोई भी हैरान नहीं था, क्योंकि रेहान हमेशा से ही सबसे ऐसे ही बदतमीजी से बात करता था, पर अर्थ की वजह से उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। अर्थ ने ही उसे अपने सर पर बैठा रखा था। चलिए अब थोड़ा खुराना फैमिली के बारे में जान लेते हैं। खुराना फैमिली में सबसे हेड राघवेंद्र जी, अर्थ के दादाजी। उनके 2 बेटे और एक बेटी जिनका नाम मानवेंद्र, देवेश और कामिनी। मानवेंद्र जी की पत्नी का नाम मानवी जो अभी यहाँ नहीं है। वो पेशे से एक फेमस डिजाइनर है और उसी के काम से वो दिल्ली गई हुई है। इनके 3 बच्चे, सबसे बड़ा बेटा अर्थ खुराना, दूसरी बेटी अयु खुराना और तीसरा और सबसे छोटा बेटा करण खुराना जो अभी बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए लंदन गया हुआ है। देवेश जी की पत्नी सरला खुराना। इनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा रेहान खुराना और छोटी बेटी ऋषिका खुराना। सरला एक हाउसवाइफ है और देवेश जी की एक बड़ी कपड़ों की दुकान है, ये उसी में काम करते हैं, जिसकी वजह से रेहान और सरला इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। ये दोनों इन्हें अपने पैर की धूल तक नहीं समझते। देवेश जी का स्वभाव बहुत विनम्र है, ये ज़्यादा किसी से नहीं बोलते। और आरवी के बारे में तो आप सब जानते ही है, ये है अर्थ की वाइफ। इनकी शादी राघवेंद्र जी ने ज़बरदस्ती कराई थी। इनकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है। आरवी और ऋषिका अभी कॉलेज में 2nd ईयर में है। आयु अपने पापा के साथ मिलकर उनका बिजनेस संभालती है। अर्थ और मानवेंद्र जी दोनों का बिजनेस अलग अलग है। जहां मानवेंद्र जी की कंपनी मुंबई की टॉप 1 है, तो वही अर्थ की खुराना एंटरप्राइजेस कंपनी पूरे एशिया की नंबर 1 कंपनी में आती है। अर्थ अपनी मॉम और डैड से कभी बात नहीं करता और यहाँ तक कभी कभी मानवी जी जब घर पर रहकर सबके लिए खाना बनाती है तब अर्थ उनके हाथ का खाना भी नहीं खाता, जिसकी वजह से अब मानवी जी कभी खाना नहीं बनाती। ये थी खुराना फैमिली। अब आते हैं वापस स्टोरी पर। अर्थ बिना किसी भाव के अपना खाना खाते हुए ऑर्डर देने वाली टोन में बोलता है, चुपचाप जाकर दूसरी चेयर पर बैठ अपना ब्रेकफास्ट करो। अर्थ की बात सुन सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे थे, क्योंकि अर्थ हमेशा रेहान की हर एक बात मानता था।
अर्थ इस घर में रेहान और सरला की ही बात मानता था, और अगर रेहान कभी अर्थ से बदतमीजी से भी बात करता था तब भी वो उसे छोटा समझ कुछ नहीं बोलता था। उसकी हर एक विश को उसके बोलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी वजह से रेहान इतना बिगड़ चुका था। अर्थ की बात सुन रेहान गुस्से से उसकी खाने की प्लेट उठा नीचे फ्लोर पर फेंक गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना कि मुझे यही बैठना है। तो अभी उसने इतना ही बोला था, तभी वहां एक थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी। किसे मारा होगा थप्पड़ के? क्या अर्थ इस बार भी रेहान को छोटा समझ माफ कर देगा या फिर करेगा कुछ और? जानने के लिए बने रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH7 अर्थ की बात सुन रेहान गुस्से से उसकी खाने की प्लेट उठा नीचे फ्लोर पर फेंक गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना कि मुझे यही बैठना है। तो अभी उसने इतना ही बोला था, तभी वहां एक थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी। वही सभी लोग हैरानी से अर्थ और रेहान की तरफ देख रहे थे, जहां रेहान का फेस एक तरफ झुका हुआ था और उसका एक हाथ अपने गाल पर था और अर्थ उसके सामने खड़ा गुस्से से उसे ही देख रहा था। रेहान को थप्पड़ इतना जोर से लगा था कि एक पल के लिए तो वो एकदम से सुन ही रह गया। राघवेंद्र जी बिना किसी भाव के अर्थ की तरफ देख बोलते हैं, बेटा तुम्हें ये थप्पड़ आज नहीं, इसे बहुत पहले मार देना चाहिए था। तो आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये खुराना मेंशन में रहकर अन्ना का अपमान करे। राघवेंद्र जी की बात सुन अर्थ कुछ नहीं बोलता, तो वही रेहान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो गुस्से से राघवेंद्र जी की तरफ देख कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, पर उससे पहले ही सरला रेहान के पास आ गुस्से से एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर मार देती है और उसकी तरफ देख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अन्ना का अपमान करने की? तुम ये मत भूलो कि ये घर हमारा नहीं है जो हम यहाँ जो मर्जी आए कर ले, जो मर्जी हो वहाँ बैठ जाए। ये घर अर्थ का है, तो यहाँ जो कुछ भी होगा वो भी अर्थ की मर्जी से ही होगा। समझ आई बात? और वैसे भी तुम्हारे डैड इतने अमीर नहीं है जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सके। अब चुपचाप अर्थ से माफ़ी मांगो और कॉलेज जाओ। ये बोलते हुए सरला रोने लगी थी। अक्सर जब भी रेहान कोई गलती करता और घर में उसे कोई कुछ कहता, तब सरला यही सब बोलती थी और आज भी उसने यही सब अर्थ के सामने जानबूझकर कहा था, क्योंकि हमेशा यही बात सुनकर अर्थ सबसे गुस्सा हो जाया करता था और फिर पता नहीं सबको क्या क्या सुना देता था। पर आज सब कुछ अलग था। सरला की बात सुन अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई थी और वो सरला की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, चलो आपने तो मेरा काम और आसान कर दिया। सरला की बात सुन मानवेंद्र जी उसकी तरफ देख नर्म आवाज में बोलते हैं, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। इस घर पर रेहान का भी उतना ही हक है जितना अर्थ का है। ये भी इस घर का ही बेटा है और आज जो रेहान ने किया है उसे देख हमें नहीं लगता कि अर्थ ने इसको थप्पड़ मार कुछ गलत किया है। मानवेंद्र जी की बात सुन सरला के फेस पर शैतानी स्माइल आ गई थी जो अर्थ से नहीं छुप पाई थी। उनकी ऐसी स्माइल देख अर्थ की गुस्से से मुठिया कस गई थी। सरला मानवेंद्र जी की तरफ देख रोने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, नहीं भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप रेहान को अपने बेटे जैसा मानते हैं, पर जो सच है उसे तो कोई नहीं ठुकरा सकता ना। राइट, और सच यही है कि रेहान और आप मेरे घर में रहते हैं, तो आगे से ध्यान रखना, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो इस बार तो बस एक थप्पड़ पड़ा है, अगली बार शायद ये घर से भी बाहर कहीं सड़क पर भटकते हुए मिले। अर्थ बिना किसी भाव के सरला की बात सुन बोलता है। वही सरला के साथ साथ पूरा परिवार हैरानी से अर्थ की तरफ देख रहे थे। किसी को भी अर्थ के ऐसे बोलने की उम्मीद नहीं थी। वही रेहान जो अब तक घमंड से खड़ा हुआ था, अर्थ की बात सुन उसका फेस डर से पीला पड़ चुका था और वो अर्थ की तरफ देख पैनिक करते हुए बोलता है, सॉरी भाई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ये बोल वो मेंशन से बाहर की तरफ चला जाता है। वही सरला एकटक अर्थ की तरफ देख खुद से ही मन में, आज ये अर्थ मुझे कुछ बदला बदला क्यों लग रहा है? कहीं इसे हमारी सच्चाई तो पता नहीं चल गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे हमारी सच्चाई कैसे पता चलेगी? शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। ये सब सोचते हुए रेहान सरला वहाँ से किचन में चली जाती है। वही आयु, मानवेंद्र जी और राघवेंद्र जी तीनों हैरानी से अपने सामने देख रहे थे, जहाँ उनके सामने की आरवी और ऋषिका दोनों की चेयर खाली थी, जिन्हें देख उन तीनों के फेस पर हैरानी के साथ साथ डर के भाव भी आ गए थे। अर्थ बिना पीछे मुड़े बाहर की तरफ जाते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया हो तो बाहर आ जाना। पर भाई वे दोनों तो यहाँ है ही नहीं। आयु डरते हुए जाते हुए अर्थ की पीठ को देख बोलती है। वही आयु की बात सुन अर्थ के चलते कदम रुक गए थे और वो वापस पीछे की तरफ पलट आरवी और ऋषिका की चेयर की तरफ देखता है जो अब खाली थी, जिसे देख अर्थ की गुस्से से मुठिया कस गई थी, साथ में उसके माथे और हाथों की नसें भी उभर आई थी। वो अजीब तरह से अपनी नेक पर हाथ फेरते हुए सर्द आवाज बोलता है, ये सही नहीं किया वाइफी, ये नहीं करना चाहिए था। गेट रेडी फॉर दिस पनिशमेंट वाइफी। ये बोल अर्थ गुस्से से बाहर चला जाता है। अर्थ की बात सुन अब उन तीनों को आरवी और ऋषिका के लिए डर लगने लगा था। राघवेंद्र जी बाहर डोर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अब पता नहीं ये उन बच्चियों के साथ क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ आरवी और ऋषिका दोनों इस वक्त एक टैक्सी में बैठी हुई थी।
आरवी ऋषिका की तरफ देख बोलती है, अच्छा हुआ यार जो हम पहले ही वहां से भाग आए, वरना पता नहीं रेहान जी का गुस्सा वो हम पर भी निकाल देते। वैसे भी जब मैंने उन्हें मॉन्स्टर बोला था तो अपनी उन काली आंखों से घूरकर मेरी तरफ देख रहे थे। अब क्या करेगा अर्थ? आरवी और ऋषिका को कौन सी पनिशमेंट देगा? जानने के लिए जल्दी जल्दी लाइक कमेंट कीजिए। CH8 अनिका। वैसे भी जब मैंने उन्हें मॉन्स्टर बोला था तो वो अपनी उन काली आंखों से घूरकर मेरी तरफ देख रहे थे। आरवी अपना मुंह बनाते हुए बोलती है। आरवी की बात सुन ऋषिका अपनी आंखें छोटी कर गुस्से से उसकी तरफ देख बोलती है, अब तू सबके सामने भाई को मॉन्स्टर बोलेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। वैसे मुझे एक बात बता, आज तूने भाई पर कौन सा जादू किया था जो वो तुझे छोड़ ही नहीं रहे थे? ऋषिका की बात सुन आरवी खुद पर इतराते हुए बोलती है, मैंने बस उन पर मेरी खूबसूरती का जादू चलाया था। जब किसी की इतनी खूबसूरत बीवी हो तो कब तक बेचारा आदमी बच सकता है? हा 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 हा, खूबसूरत और वो भी तू, मजाक अच्छा था। ऋषिका आरवी की बात पूरी होने से पहले जोर से हंसकर बोलती है। ऋषिका को खुद पर हंसता देख आरवी अपनी नाक सिकोड़ गुस्से से उसकी तरफ देख कुछ बोलने को होती ही है, पर तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख मुश्किल से बोलती है, भैया कार रोकिए। आरवी की बात सुन ड्राइवर जल्दी से कार को रोक देता है। वही कार रुकते ही आरवी जल्दी से डोर ओपन कर बाहर एक साइड जाकर वोमिटिंग करने लगी थी। वही अचानक आरवी को वोमिटिंग करते देख ऋषिका भी घबरा कर कार से नीचे उतर आरवी के पास जा उसकी पीठ को सहलाते हुए चिंता भरी आवाज में बोलती है, आरवी क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम्हें वोमिटिंग कैसे होने लगी? ये बोलते हुए वो पानी की बोतल का ढक्कन खोल आरवी को पानी पिलाने लगी थी। आरवी ऋषिका के हाथ से पानी पी अपने मुंह को साफ करती है और फिर थकी हुई आवाज में बोलती है, पता नहीं यार इन दिनों में वोमिटिंग जैसे फील होता है और कभी कभी तो हो भी जाती है। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो कभी बीमार भी नहीं होती। आरवी की बात सुन ऋषिका को भी उसकी टेंशन होने लगी थी और वो उसकी तरफ देख बोलती है, चल तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ कार की तरफ ले जाने लगी थी। ऋषिका की बात सुन आरवी उसकी तरफ देख, नहीं मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। वहां पर वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं और तुझे पता ही है मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। हाँ मुझे सब पता है, पर तू टेंशन मत ले, मैं उनको इंजेक्शन लगाने से मना कर दूंगी और अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। हम हॉस्पिटल चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं। ये बोलते हुए ऋषिका आरवी को कार में बैठा खुद उसके बगल में बैठ गई थी और ड्राइवर की तरफ देख, भैया सिटी हॉस्पिटल चलो। ऋषिका की बात सुन ड्राइवर कार को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ खुराना इंटरप्राइजेज में अर्थ इस वक्त रोलिंग चेयर पर पीछे हेडरेस्ट पर सर टिकाए अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। तभी डोर पर नॉक की आवाज आती है जिसे सुन अर्थ वैसे ही बैठा हुआ कमिंग बोलता है, जिससे डोर ओपन कर एक लड़का जो दिखने में काफी हैंडसम और अर्थ की एज का ही था। वो अंदर आ अपने हाथ में पकड़ी फाइल को अर्थ के सामने रखी टेबल पर रख बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्थ की तरफ देख बोलता है, सर मेहरा इंडस्ट्रीज की सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में है और सर सारी प्रिपरेशन हो गई है। सभी मॉडल्स भी आ चुकी है, बस एक अनिका मैम को छोड़कर। रोनित की लास्ट वाली लाइन सुनकर अर्थ के फेस पर डेविल स्माइल आ गई थी और वो अपनी चेयर को आगे पीछे करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, तुम चलो मैं आता हूँ। अर्थ की बात सुन रोनित जो उसका पर्सनल असिस्टेंट है वो केबिन से बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद अर्थ और रोनित साथ में कुछ जज एक बड़े से ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। वही सामने एक खूबसूरत सी स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी। आज जितनी भी मॉडल्स यहाँ आई थी वो सब इसी कार के ऐड के लिए आई थी। ये कार खुराना कंपनी के द्वारा बनाई गई न्यू मॉडल की कार थी, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ बहुत सी मॉडल्स का इंटरव्यू लिया जाने वाला था। पहले इस कार के एडवर्टाइजमेंट के लिए अनिका को सेलेक्ट किया गया था, पर लास्ट मोमेंट पर अर्थ ने ये इंटरव्यू रखने के लिए बोला, जिस वजह से अभी थोड़ी ही मॉडल्स यहाँ पहुँच पाई थी। थोड़ी देर बाद एक एक कर सारी मॉडल स्पोर्ट्स कार के पास खड़ी हो अलग अलग पोजेज में कार को प्रेजेंट कर रही थी। ऐसे ही 2 घंटे बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है और एंड में सब जज मिलकर एक मॉडल जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और उसकी परफॉर्मेशन सबको अच्छी लगी थी, उसका नाम सेलेक्ट कर अर्थ की तरफ देखने लगे थे क्योंकि लास्ट डिसीजन उसका ही था। अर्थ बिना किसी भाव के सामने देखते हुए, मिस खुशी शर्मा आप इस एड के लिए सेलेक्ट की गई है और कल टाइम पर खुराना इंटरप्राइजेज आ जाना। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन शाम तक आपको कॉल पर बता दी जाएगी। ये बोल अर्थ वहां से उठ जाने को होता ही है, तभी उसे सामने से एक खूबसूरत सी लड़की जिसने ब्लैक गाउन पहना हुआ था वो आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई थी। वो लड़की जो और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। अनिका अंदर आ सामने अर्थ की तरफ देख हल्की स्माइल करते हुए बोलती है, आई एम सो सॉरी अर्थ, वो मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं जल्दी से अपनी परफॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद हम आराम से क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। वही खुशी जो खुद के सेलेक्ट होने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। अनिका को वहां देख और उसकी बात सुन उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई थी।
क्या इस एड के लिए अनिका को ही सेलेक्ट किया जाएगा या फिर होगा कुछ और? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH9 शी इज़ प्रेग्नेंट। मिस अनिका अब आप ये इंटरव्यू नहीं दे सकती। इस शो के लिए मॉडल सेलेक्ट कर ली गई है और अगर आपको इंटरव्यू देना था तो टाइम पर आना चाहिए था। अब आप बाकी मॉडल्स की तरह जा सकती है। रोनित बिना किसी भाव के कार की तरफ जाती अनिका को देख बोलता है। वही रोनित की बात सुन अनिका के चलते कदम रुक गए थे और वो हैरानी से रोनित की तरफ देख, ये तुम क्या बोल रहे हो? अर्थ ये सब क्या है? इस शो की मॉडल तो मैं थी ना, तो फिर ये दूसरी मॉडल कहाँ से आ गई बीच में? ये बोलते हुए उसकी हैरानी भरी नजरें अर्थ की तरफ थी। अनिका की बात सुन अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देख बोलता है, आई थिंक तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी ये नहीं कहा कि इस शो की मॉडल बिना इंटरव्यू दिए तुम्हें बना दिया जाएगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें बिना किसी इंटरव्यू के इस शो की मॉडल अनाउंस कर दूंगा, तो ये सिर्फ तुम्हारे माइंड की एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से दूर रखता हूँ। अर्थ की बात सुन अनिका के फेस का रंग उड़ गया था और वो अर्थ की तरफ देख पैनिक करते हुए बोलती है, अर्थ तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये शो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसी के बेस पर आगे, अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था तो टाइम पर आना चाहिए था, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता और तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा कर बस अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। अर्थ अनिका की बात बीच में काट बाहर की तरफ जाते हुए बोलता है। अर्थ की बात सुन अनिका का फेस डार्क हो गया था, पर वो इस वक्त खुद के गुस्से को कंट्रोल करे खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी अगर उसने अर्थ से कुछ कहा तो उसी को नुकसान होगा। मिस खुशी, आप जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर देना। रोनित अनिका की तरफ देख टेढ़ी स्माइल करते हुए बोलता है। वही रोनित की ऐसी स्माइल देख अनिका को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से अपने पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। अब तक सारी मॉडल्स भी जा चुकी थी। रोनित एक नज़र जाती हुई अनिका को देख खुद भी वहां से निकल जाता है। अनिका बाहर आ अपनी कार में बैठ गई थी और वो अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करने लगी थी। 2-3 रिंग जाते ही दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है और किसी की शक्कर से भी मीठी आती है। क्या बात है स्वीटहार्ट, आज तो तुम्हें मेरी इतनी जल्दी याद आ गई। सामने वाले की बात सुन अनिका का गुस्सा एकदम से गायब हो गया था और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अनिका स्माइल करते हुए बोलती है, रेहान बेबी, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या हम आज मिल सकते हैं? अनिका की बात सुन दूसरी तरफ से रेहान बोलता है, क्यों नहीं स्वीटहार्ट, वैसे भी हम कई दिनों से नहीं मिले। तुम 1 घंटे में होटल पैराडाइज में आ जाना, हम वहीं मिलते हैं। रेहान की बात सुन अनिका की स्माइल दोगुनी हो जाती है और वो भी खुश होते हुए बोलती है, ओके बेबी, मैं तुम्हें 1 घंटे में वहीं मिलती हूँ। ये बोल वो कॉल कट कर फ़ोन को अपने पर्स में रख देती है और फिर कार ड्राइव करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में आरवी और ऋषिका दोनों इस वक्त एक कैबिन में बैठी हुई थी। वहीं उनके सामने एक फीमेल डॉक्टर जिनकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी बैठी एक फाइल रीड कर रही थी। इस वक्त आरवी और ऋषिका दोनों ही टेंशन में लग रही थी। ऋषिका डॉक्टर की तरफ देख टेंशन से बोलती है, क्या हुआ डॉक्टर, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ है मेरी फ्रेंड को? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये ठीक तो? जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है इन्हें। आप ये बताइए इनके हस्बैंड कहाँ है? डॉक्टर ऋषिका की बात बीच में काट बोलती है। ऋषिका डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए बोलती है, भाई तो अभी यहाँ नहीं है, पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रही है? वो फीमेल डॉक्टर जिनका नाम काव्य जिंदल था, ये फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी। काव्य अपना चश्मा उतार ऋषिका और आरवी की तरफ देख बोलती है, शी इज़ 1 मंथ प्रेग्नेंट। डॉक्टर की बात सुन कुछ पल के लिए पूरे केबिन में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था। ऋषिका और आरवी दोनों हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। क्या कहा आपने? प्लीज़ फिर से कहना, शायद हमने कुछ गलत सुन लिया है। ऋषिका डॉक्टर की तरफ देख हैरानी से बोलती है। काव्य ऋषिका की तरफ देख बोलती है, आपने कुछ गलत नहीं सुना, ये 1 मंथर्स प्रेग्नेंट है। आप प्लीज़ एक बार इनके हस्बैंड या फिर किसी फैमिली मेंबर को बुला लीजिए, मुझे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वही डॉक्टर की बात सुन जहां ऋषिका के फेस पर स्माइल आ गई थी तो वही आरवी की आंखों में पानी आ गया था। वो डॉक्टर की तरफ देख घबराते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? प्लीज़ आप एक बार और फाइल चेक कीजिए। ये बोलते हुए उसके फेस पर खुशी नहीं बल्कि एक डर था। काव्य आरवी की बात का जवाब देते हुए बोलती है, देखिए मैंने फाइल अच्छे से ही चेक की है और अगर आपको मेरी बात पर डाउट हो तो आप किसी और हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा सकती है। काव्य की बात सुन आरवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो बाहर की तरफ भाग जाती है। वही आरवी को बाहर जाता देख ऋषिका भी जल्दी से उसके पीछे चली गई थी। ऋषिका बाहर आ चारों तरफ आरवी को देखने लगी थी पर उसे आरवी कहीं नजर नहीं आ रही थी, जिससे ऋषिका को अब टेंशन होने लगी थी।
ऋषिका वहां से थोड़ी आगे आ कॉरिडोर की तरफ देखती है और सामने देख वो एक पल के लिए हैरान रह गई थी जहां सामने आरवी अपने मुंह पर हाथ रखे जोर से रो रही थी। जिसे देख ऋषिका जल्दी से उसके पास आ उसके फेस को अपने दोनों हाथों में भर उसे रिलैक्स करते हुए बोलती है, क्या हुआ आरवी, तू ऐसे रो क्यों रही है? देख पहले तो तू रोना बंद कर और फिर बता क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? ये बोलते हुए वो उसके आंसू साफ करने लगी थी। ऋषिका की बात सुन आरवी अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख बोलती है, ऋषिका मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। ये बोल वो फिर से रोने लगी थी। वही आरवी की बात सुन ऋषिका हैरानी से उसकी तरफ देख बोलती है, आरवी तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है और तुझे ये बेबी क्यों नहीं चाहिए? ये बेबी तेरा और तेरे मॉन्स्टर का है। ये बात सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है, पर क्या मॉन्स्टर को ये बात पता है? उन्हें उस रात का कुछ भी याद नहीं है। उस रात हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सिर्फ मुझे याद है। तो तू बता, अगर उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो क्या वो इस बेबी को अपना बेबी मानेंगे? और तुम्हें भी पता है मैं सिर्फ उनकी नाम की बीवी हूँ, जबकि उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। उनके लिए सिर्फ उनकी वो अनिका मायने रखती है। आरवी ऋषिका की बात बीच में काट बोलती है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH10 आरवी की बेवकूफ़ी। आरवी की बात सुन ऋषिका को भी रोना आने लगा था और वो आगे बढ़ आरवी को हक कर बोलती है, प्लीज़ यार तू पहले तो रोना बंद कर। देख तुझे रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है। ऋषिका की बात सुन आरवी वैसे ही रोते हुए हंस देती है, जिससे ऋषिका को भी हंसी आ जाती है और वो उसे और कस के हक कर बोलती है, ये हुई ना बात। तू हमेशा हंसती रहा कर, मुझे तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती और तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुझे भाई को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने से डर लग रहा है तो मैं बता देती हूँ, और उस दिन जो कुछ होटल में हुआ वो भी बता दूंगी। ऋषिका की बात सुन आरवी जल्दी से उससे अलग हो उसकी तरफ देख बोलती है, नहीं नहीं तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। ऋषिका आरवी की तरफ देख, लेकिन क्यों? आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा, और ये कोई टेस्ट के नंबर नहीं है जो हम सबसे छुपा लेंगे। ऋषिका की बात सुन आरवी उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, मुझे पता है ये कोई टेस्ट के नंबर नहीं है, पर यार तू मेरी सिचुएशन भी तो समझ। मुझे पहले ये पता करना होगा कि क्या सच में उन्हें उस रात का कुछ याद नहीं। आरवी की बात सुन ऋषिका उसकी तरफ देख बोलती है, और अगर भाई को कुछ याद ना हो तो फिर क्या करोगी? फिर क्या तुम इस बेबी को अबॉर्ट करवा? जस्ट शट अप ऋषिका, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दूंगी? अगर मॉन्स्टर को कुछ याद ना होगा तो मैं उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगी। आरवी ऋषिका की बात बीच में काट ऊंची आवाज में बोलती है। वही ऋषिका हैरानी से आरवी की तरफ देख रही थी, क्योंकि आरवी ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। आरवी की बात सुन ऋषिका को भी थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो अपना सर नीचे कर धीरे से बोलती है, सॉरी यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो गलती से मुंह से निकल गया। ये बोलते हुए ऋषिका की आवाज रूंध जाती है, जिसे महसूस कर आरवी उसके फेस को पकड़ ऊपर कर उसकी आंखों में देखती है, जिनमें इस वक्त मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। जिन्हें देख आरवी एक गहरी सांस लेकर बोलती है, इस ओके, अब रोने की जरूरत नहीं है, मुझे भी तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती। आरवी की बात सुन ऋषिका अपने एक हाथ से आंसू साफ कर छोटी सी स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है, ज़्यादा मुझे इमोशनल मत कर वरना यही बाढ़ आ जाएगी। ये बोल वो हंसने लगी थी। ऋषिका की बात सुन आरवी भी हंसने लगी थी। अब चल घर चलते हैं, वैसे भी आज हम काफ़ी लेट हो गए। ऋषिका आरवी का हाथ पकड़ चलते हुए बोलती है। आरवी भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। अचानक से आरवी चलते हुए रुक जाती है। आरवी को रुका देख ऋषिका पीछे पलट उसकी तरफ देख, अब क्या हुआ, रुक क्यों गई? आरवी ऋषिका की बात का जवाब देते हुए बोलती है, वो मेरी रिपोर्ट्स तो डॉक्टर के केबिन में ही रह गई। आरवी की बात सुन ऋषिका उसका हाथ छोड़ बोलती है, तू यही रुक, मैं लेकर आती हूँ। ऋषिका की बात सुन आरवी अपने सर को हाँ में हिला देती है और ऋषिका उसे वहाँ छोड़ डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषिका अपने हाथ में रिपोर्ट्स पकड़े आरवी के पास आती है। वही आरवी इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, साथ में उसके फेस पर टेंशन भी दिखाई दे रही थी। ओके दी, हम अभी आते हैं। इतना बोल आरवी कॉल कट कर सामने देखती है, जहां ऋषिका कन्फ्यूजन से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ तेरे चेहरे पर, ये 12 क्यों बजे हुए हैं? और ये कॉल किसका था? ऋषिका आरवी से सवाल करते हुए बोलती है। आरवी डरते हुए ऋषिका की बात का जवाब देते हुए बोलती है, वो हमारे मेथड्स की टेस्ट की कॉपी सर ने मॉन्स्टर के फ़ोन पर भेज दी और वो हमारे नंबर देख हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उन्होंने हमारे नंबर दादाजी को भी बता दिए हैं। यार तू तो फिर भी बच जाएगी, तेरे तो आधा नंबर तो आया, पर अब मेरा क्या होगा, मेरे तो टेस्ट में 0 मार्क्स आए थे। आरवी की बात सुन ऋषिका के चेहरे का भी रंग उड़ गया था और वो अपने सर पर हाथ रख ऊपर की तरफ देख बोलती है, क्या भगवान जी, हमने ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया आपका जो आप हमेशा हम मासूमों को मुसीबतों में डालते रहते हो? अभी एक मुसीबत टली नहीं दूसरी मथे मन दी, आपको बिल्कुल भी हम पर तरस नहीं आता क्या? ऋषिका की बात सुन आरवी भी ऊपर देखने लगी थी, जैसे हॉस्पिटल की छत पर ही भगवान बैठे हो।
अभी वे दोनों इतनी फनी लग रही थी कि आसपास के आते जाते लोग भी उन्हें देख हंस रहे थे। लोगों की हंसने की आवाज़ सुन आरवी और ऋषिका भगवान की दुनिया से अपनी दुनिया में आती है और फिर चारों तरफ देखती है जहां आते जाते लोग उन्हें देख हंस रहे थे, जिन्हें देख वो दोनों भी अपनी बतीसी दिखा वहां से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल पैराडाइस में ऊपर के फ्लोर में बने एक विप रूम में इस वक्त अंदर का माहौल बहुत गर्म था। उस पूरे रूम में एक लड़की की सिसकियां व लड़के की तेज चलती सांसों की आवाज़ आ रही थी। आह रोहन बेबी बस करो, मैं थक गई हूँ। अनिका की बात सुन रोहन अपनी स्पीड बढ़ा बोलता है, बस जान थोड़ी देर और, मैं अभी कंट्रोल नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद अनिका रेहान के सीने पर अपना सर रखे ऊपर सीलिंग को देख रही थी। वही रेहान एक हाथ से उसके बाल सहला रहा था। इस वक्त वे दोनों पूरे नेकेड थे, उन दोनों पर एक वाइट ब्लैंकेट पड़ी हुई थी। क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो? रेहान अनिका को खोया हुआ देख पूछता है। अनिका रेहान की तरफ देख बोलती है, बेबी उस कार शो की मॉडल मुझे नहीं अनाउंस किया गया। वॉट, लेकिन क्यों? उस शो की मॉडल तो तुम ही थी ना, तो फिर क्या हुआ? अनिका की बात पूरी होने से पहले रेहान बीच में हैरानी से बोलता है। रेहान की बात सुन अनिका का फेस डार्क हो गया था। वो गुस्से और नफरत के भाव लिए बोलती है, ये सब कुछ उस अर्थ की वजह से हुआ है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका पे तो उसे करना पड़ेगा। ये बोल वो रेहान की तरफ देखती है और फिर उसे कुछ बात समझाती है। वही अनिका की बात सुन रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो उसकी तरफ देख, वहाँ जान मानना पड़ेगा, क्या प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इतना बोल रेहान एक बार फिर अनिका के ऊपर आ उसे किस करने लगा था। वही अनिका भी रेहान के बाल सहलाते हुए उसका साथ दे रही थी। वही खुराना मैंशन में आरवी और ऋषिका दोनों घर आ चुकी थी। वे दोनों इस वक्त अपना सर झुकाए हॉल में खड़ी हुई थी। वही उनके सामने एक सिंगल सोफे पर अर्थ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी किंग की तरह बैठा उन दोनों को देख रहा था। अर्थ के पास में दादाजी अपने हाथ में एक छोटी स्टिक लिए बैठे हुए थे। दादी इस वक्त दादाजी के पास में ही बैठी उन दोनों को देख रही थी। वही सरला किचन के डोर के पास खड़ी शैतानी स्माइल करते हुए आरवी को देख रही थी। आरवी और ऋषिका दोनों का सर नीचे था, पर इस वक्त उनकी नजरें दादाजी के हाथ में पकड़ी स्टिक पर थी, जिसे देख आरवी धीरे से ऋषिका के कान में बोलती है, क्या आज ये सब मिलकर हमें मारेंगे? आरवी की बात सुन ऋषिका धीरे से बोलती है, अरे यार शुभ शुभ बोल। अभी ऋषिका इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उनके कानों में अर्थ की रोबदार आवाज पड़ती है, 263 नंबर कॉपी किसकी है? अर्थ का सवाल सुन आरवी और ऋषिका दोनों एक दूसरे को देखने लगी थी और फिर आरवी अर्थ की तरफ देख बोलती है, मेरी। आरवी का जवाब सुन अर्थ गुस्से से सोफे पर से खड़ा हो उसके पास आने लगा था। वही अर्थ को खुद के पास आता देख आरवी अपने कदम पीछे लेते हुए डर से हकलाते हुए बोलती है, देखिए प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ज़्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और अर्थ आरवी की बात बीच में काट सर्द आवाज में बोलता है, जस्ट शट अप, इस कॉपी के पीछे तुमने क्या लिखा था? तुम्हें पता है? अर्थ की इतनी सर्द आवाज सुन आरवी और ज्यादा डर गई थी और अब उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था, जिसे देख दादी अर्थ को रोकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी नंबर आ जाते हैं कम। अब बच्चियों पर गुस्सा मत कर और इन्हें जाने दे, आगे से ये नंबर अच्छे ले। उद्धरण चिन्ह। दादी मैं बात मार्क्स की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इसकी कॉपी के पीछे लिखे वर्ड्स की कर रहा हूँ। अर्थ दादी की बात बीच में काट ऊंची आवाज में बोलता है। अर्थ की बात सुन कोई कुछ बोलता उससे पहले ही डोर के पास खड़ी आयु और मानवेंद्र जी में से आयु बोलती है, क्या लिखा है भाई आरवी ने? अब सबकी नजरें आरवी पर टिकी हुई थी। वही ऋषिका अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए आरवी की तरफ देख हैरानी से, फिर से तूने वही सब लिखा? ऋषिका की बात सुन आरवी अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख पलकों को झपका हा का इशारा करती है, जिसे देख ऋषिका को अब चक्कर आने लगे थे और वो उसकी तरफ देख, अब तो तू गई आरवी, आज तुझे मेरे दुष्ट परिवार से कोई नहीं बचा सकता। अर्थ को कुछ बोलता न देख दादी बोलती है, क्या लिखा है इसने ऐसा भी बेटा जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? दादी की बात सुन अर्थ आरवी की तरफ देख गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, इसने कॉपी के लास्ट पेज पर लिखा था कि प्रिय टकले सर जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। क्या लिखा होगा आरवी ने कॉपी के लास्ट पेज पर और अब क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। 11 पनिशमेंट। दादी की बात सुन अर्थ आरवी की तरफ देख गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, इसने कॉपी के लास्ट पेज पर लिखा था कि प्रिय टकले सर जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। देखिए मैं एक साफ दिल की लड़की हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए आप मुझे पूरे 10 में से 10 नंबर देना, और अगर आपने मुझे इतने नंबर नहीं दिए तो आपको मेरी बदुआ लगेगी कि आपके साथ साथ आपकी बीवी भी टकली हो जाएगी और आपके बच्चे भी टकले पैदा होंगे। बच्चे ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार टकला हो जाएगा। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपको और आपके परिवार को कोई टिकलू प्रसाद बोले तो मुझे पूरे नंबर दे देना। इसने ये सब कुछ मैथ्स की टेस्ट कॉपी के पीछे लिखा था। अर्थ की बात सुन सभी लोग अपना मुंह फाड़े आरवी को देख रहे थे, जो इस वक्त किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सर नीचे किए खड़ी हुई थी।
तभी अचानक पूरे हॉल में जोर से हंसने की आवाज़ गूंज उठी थी। वही अचानक सभी के हंसने की आवाज़ सुन आरवी अपना सर ऊपर कर सामने देखती है, जहां अर्थ के अलावा सब अपना पेट पकड़े हंस रहे थे, जिन्हें देख आरवी भी जोर से हंसने लगी थी। वही सबको हंसता देख अर्थ जोर से तेज आवाज में चिल्लाकर बोलता है, यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो आप सब हंस रहे हो और तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। एक तो गलती की है और ऊपर से हंस रही हो। अभी जब पनिशमेंट मिलेगी ना, तब तुम्हारी ये सारी हंसी 1 मिनट में गायब हो जाएगी। वही अर्थ के मुंह से पनिशमेंट वर्ड सुन ही आरवी के साथ साथ सभी की हंसी एकदम से गायब हो गई थी। आयु जल्दी से आरवी के पास आ अर्थ की तरफ देख बोलती है, भाई जाने दीजिए ना, आगे से कभी ये ऐसा कुछ नहीं लिखेगी है ना आरवी, अब कभी ऐसा नहीं करोगी ना। ये बोलते हुए आयु आरवी की तरफ देखती है जो उसे देख अपना सर हाँ में हिला रही थी। आयु की बात सुन दादी भी सोफे पर से खड़ी हो अर्थ की तरफ देख बोलती है, हाँ बेटा इस बारे से। अभी दादी ने इतना ही बोला था, तभी अर्थ उनकी बात बीच में काट सर्द आवाज में बोलता है, ऋषिका तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम अभी पूरे ग्राउंड के 5 राउंड लगाओगी। अर्थ की पनिशमेंट सुन ऋषिका हैरानी से बोलती है, क्या? पर भाई मैं इतने सारे राउंड कैसे लगाऊंगी, मुझसे नहीं। अर्थ ऋषिका की बात बीच में काट उसकी तरफ देख बोलता है, ओके अब तुम 10 राउंड लगाओगी। अर्थ की बात सुन इस बार ऋषिका सदमे में जा चुकी थी और वो उम्मीद भरी नजरों से दादा दादी की तरफ देखती है, पर दादा दादी ने तो उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उसे जानते ही ना हो। वही दादा दादी का ऐसा रवैया देख ऋषिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऋषिका को अभी भी अपनी जगह खड़े देख अर्थ गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, अब अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से नहीं गई तो 15 राउंड्स लगा लेना। अर्थ की बात सुन ऋषिका जल्दी से वहां से जाने लगी थी, तभी पीछे से उसे आरवी की आवाज सुनती है, ऋषिका रुको मैं भी आ रही हूँ। ये बोल वो ऋषिका की तरफ जाने लगी थी, पर उससे पहले ही अर्थ उसकी बाजू को कस के पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आरवी संभल नहीं पाती और उसका सर अर्थ के सीने से जा टकराता है। आरवी वैसे ही अपना सर ऊपर कर देखती है, जहां उसकी ग्रे आंखें काली गहरी आंखों से टकराती है। अर्थ आरवी की तरफ देख गुस्से में दांत पीस कर बोलता है, क्या मैंने तुम्हें जाने को बोला? अर्थ का सवाल सुनकर आरवी मासूमियत से अपना सर ना में हिला देती है। तो फिर तुम किसकी परमिशन से उसके साथ जा रही थी, या फिर सुबह की तरह मुझसे बचने के लिए भागने का सोच रही थी? अर्थ आरवी की तरफ देख गुस्से से बोलता है। अर्थ की बात सुन आरवी हैरानी से उसकी तरफ देख बोलती है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया आपके पास जरूर काली शक्तियां हैं, तभी तो आप मेरे मन की बात जान लेते हैं। अब तो मैंने मन में भी नहीं बोला। इतना बोल वो अर्थ के कान के पास जा धीरे से आगे बोलती है, प्लीज़ थोड़ी सी आपकी शक्तियां मुझे भी दे दीजिए ताकि मुझ गरीब का थोड़ा भला हो जाए। आरवी की बात सुन अर्थ अपनी नेक को दाएं बाएं करते हुए उस पर अजीब तरह से हाथ फेरने लगा था। वही अर्थ को ऐसा करते देख सभी को अब डर लगने लगा था, क्योंकि सबको पता था जब भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो वो ऐसे ही अपनी नेक पर हाथ फेरने लगा था। वही सरला जो ऋषिका की पनिशमेंट सुनकर थोड़ी परेशान थी, अर्थ को ऐसा करते देख खुश हो जाती है। अर्थ एकदम से अपनी बंद आंखों को खोल आरवी की तरफ देखता है। वही आरवी जो अब तक अपनी धुन में बोले जा रही थी, अर्थ की लाल आंखों को देख डर से कांपने लग गई थी। तुम्हें पावर चाहिए ना, चलो आज तुम्हें पावर ही देता हूँ। अर्थ गुस्से से आरवी को अपने साथ खींच सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोलता है। वही अर्थ को इतने गुस्से में देख अब सबको आरवी के लिए डर लगने लगा था और सभी जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो उसके पीछे जाने लगे थे। अर्थ आरवी को खींचते हुए ऊपर लिफ्ट के पास ले आता है और उसे जबरदस्ती लिफ्ट में ला सबसे ऊपर के फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। वही जब तक सभी घरवाले अर्थ के पास पहुंचे तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। अर्थ लिफ्ट में भी आरवी की बाजू को कस के पकड़े खड़ा हुआ था। वही आरवी अब तक डर की वजह से रोने लगी थी और वो रोते हुए ही अर्थ की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे प्लीज़, मेरे हाथ में पेन हो रहा है। आरवी बार बार यही सब बोलते हुए रोए जा रही थी, पर अर्थ पर आरवी के रोने का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ऊपर के फ्लोर पर आकर रुकती है। लिफ्ट के रुकते ही अर्थ उससे बाहर निकल आरवी को अपने साथ खींचते हुए ऊपर टेरेस पर ले आता है। वही टेरेस को देख अब आरवी को और ज़्यादा डर लगने लगा था और वो अपनी आंसू भरी आंखों से अर्थ की तरफ देख बोलती है, आप मुझे यहाँ क्यों ला लाए हैं? क्या आप मुझे यहाँ मारेंगे? देखिए मैं अभी मरना नहीं। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी अर्थ उसका हाथ पकड़ रेलिंग के पास ला एक झटके में उसे रेलिंग से नीचे बाहर की तरफ लटका देता है। वही ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आरवी को तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या है। आरवी अपना फेस नीचे कर देखती है, तभी उसकी डर के कारण एक जोर की चीख निकल जाती है और वो अपने दोनों हाथों से कस के अर्थ के हाथ को पकड़ लेती है। इस वक्त आरवी रेलिंग से नीचे की तरफ लटकी हुई थी, वही अर्थ उस पर झुका उसके एक हाथ को पकड़े हुआ था। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH12 कुछ रोमांटिक पल। आरवी अर्थ के हाथ पर अपनी पकड़ कस रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे ऊपर खींचिए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़। आरवी की बात सुन अर्थ बिना किसी भाव के उसकी तरफ देख बोलता है, पहले ये बताओ अब कभी भी किसी भी कॉपी के पीछे अपनी बकवास बातें लिखोई?
अर्थ की बात सुन आरवी अपने सर को नामे हिला बोलती है, नहीं अब से मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं लिखूंगी और आप कहोगे तो मैं कॉपी में आंसर भी नहीं लिखूंगी। अब तो मुझे ऊपर खींचिए प्लीज। अर्थ बिना किसी भाव के आरवी के फेस की तरफ देखता है जो अब तक रोने की वजह से लाल हो चुका था। उसकी छोटी सी नाक भी पूरी लाल हो रखी थी और लगातार रोने की वजह से वो अब अपना मुंह खोल सांस लेने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख अर्थ उसे वापस एक झटके में खींच रेलिंग पर बैठा देता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी जल्दी से अपने दोनों पैरों को उसकी कमर पर और हाथों को उसकी नेक पर लपेट अपने सर को उसके सीने में छुपा जोर से रोने लगी थी। इस वक्त उसका पूरा शरीर डर और घबराहट की वजह से कांप रहा था। अर्थ बिना किसी भाव के अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रख सहलाते हुए बोलता है, शश डोंट क्राई वाइफी, कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल सेफ हो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। अर्थ की बात सुनकर भी आरवी कुछ नहीं बोलती और वो वैसे ही अपना सर उसके सीने पर रखे धीरे धीरे सिसक रही थी। वही आरवी को कुछ न बोलता देख अर्थ को थोड़ा अजीब लगता है पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसे वैसे ही अपनी गोद में लिए हुए बेडरूम में लाकर सीधा वॉशरूम में ले आया था। अर्थ आरवी को स्लैब पर बैठा देता है और एक गिला टॉवल लाकर उससे उसका फेस साफ करने लगा था। इस वक्त उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। वही आरवी अपनी आंखों में नमी लिए उसे ही देख रही थी। अर्थ उसका फेस साफ करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, वाइफी रोना बंद करो, अब मुझे तुम्हारे ये आंसू इरिटेट कर रहे हैं। अर्थ की बात सुन आरवी की आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि इसे इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि आज उसे इतना रोना क्यों आ रहा है, जबकि पहले भी कई बार अर्थ ने उसे सबके सामने डांटा भी था और बहुत सी बार पनिशमेंट भी दी थी, पर फिर भी उसे कभी इतना रोना नहीं आया था जितना आज आ रहा था। वही अर्थ जो आरवी को ही देख रहा था और उसे फिर से रोता देख एक दो गहरी सांस ले उसके सर के पीछे अपना एक हाथ रख उसे खुद के करीब कर लेता है और उसके सॉफ्ट होंठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है। वही अचानक अर्थ के ऐसा करने पर आरवी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर अर्थ की तरफ देखती है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। अर्थ अपना दूसरा हाथ उठा आरवी की आंखों पर रख देता है जिससे आरवी अपनी आंखों को बंद कर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। अर्थ ने बस उसके होंठों पर अपने होंठ रख रखे थे, वो उसे किस नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद अर्थ को अपने होंठों पर आरवी के सॉफ्ट होंठ चलते महसूस होते हैं। वही इस एहसास से ही अर्थ की आंखें सुकून से बंद हो जाती है और वो अपने दूसरे हाथ को आरवी की कमर पर रख धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाने लगा था। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी और उसकी पकड़ अर्थ के शर्ट पर और कस गई थी। 5 मिनट बाद आरवी अर्थ से अलग होने को होती है पर अर्थ उसके सर को वापस अपनी तरफ कर उसे किस करने लगा था। आरवी भी थोड़ा थोड़ा अर्थ का साथ दे रही थी पर उसे किस करना नहीं आता था, इसलिए बस वो उसके होंठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। 10 मिनट बाद आरवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए वो अर्थ के कंधे पर अपने हाथ रख उसे दूर करने लगी थी। वही अर्थ जो अभी पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था, आरवी के ऐसा करने पर उसे एहसास होता है कि अभी उसे सांस नहीं आ रही, इसलिए वो उसके होंठों को छोड़ उसकी तरफ देखने लगा था। वही अर्थ के छोड़ते ही आरवी गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब आरवी नॉर्मल होती है तो अर्थ उसके गले के दुपट्टे को निकाल साइड में रख अपने होंठ उसकी नेक पर रख सॉफ्टली किस करने लगा था। अर्थ के ऐसा करते ही अचानक आरवी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो कस के अपने शूट को पकड़ लेती है। अर्थ जिसने सिर्फ आरवी को चुप कराने के लिए उसे किस किया था, पर अब वो सच में अपना कंट्रोल खो रहा था। उसके हाथ बेकाबू होकर आरवी के शरीर पर चल रहे थे। अर्थ अपना एक हाथ पीछे ले जाकर शूट की डोरी खोलने लगा था। वही इस बात का एहसास होते ही आरवी अपनी आंखें खोल अर्थ के हाथ पर अपना हाथ रख अपनी बेकाबू हो चुकी सांसों को मुश्किल से काबू कर बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। आरवी की बात सुन अर्थ के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई थी और वो वैसे ही उसकी नेक पर किस करते हुए बोलता है, कैसा फील हो रहा है वाइफी। आरवी अपने फेस को दूसरी तरफ कर मुश्किल से बोलती है, पता नहीं पर अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में हजारों बटरफ्लाई उड़ रही हो। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH13 अनिका और रेहान। आरवी अपने फेस को दूसरी तरफ कर मुश्किल से बोलती है, पता नहीं पर अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में हजारों बटरफ्लाई उड़ रही हो। और अभी उसने इतना ही बोला था तभी बाहर डोर पर जोर जोर से नॉक होने की आवाज़ आती है, जिसे सुन आरवी जल्दी से अर्थ को खुद से दूर करते हुए बोलती है, शायद डोर पर कोई नॉक कर रहा है। अर्थ आरवी की नेक पर हल्का सा बाइट कर बोलता है, आई डोंट केयर वाइफी एंड डोंट मूव अदरवाइज। इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वही बाहर डोर पर इस वक्त पूरी खुराना फैमिली खड़ी हुई थी। उन सभी के फेस पर अभी टेंशन नजर आ रही थी। वही ऋषिका जो कब से डोर नॉक किए जा रही थी पर कोई अंदर से डोर खोल ही नहीं रहा था, जिस वजह से अब सबको और ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। इस बार ऋषिका अपने कंधे को जोर से डोर पर मारते हुए बोलती है, ओपन द डोर भाई, वरना इस बार मैं सच में इस डोर को तोड़ दूंगी।
ये बोलते हुए ऋषिका डोर पर अपने कंधे से मारे जा रही थी। ऋषिका बेटा रहने दो, तुम्हें लग जाएगी। राघवेंद्र जी ऋषिका के पास आ उसे रोकते हुए बोलते हैं। ऋषिका वैसे ही डोर पर मारते हुए बोलती है, दादू मुझे लगती है तो लग जाए, पर अगर आपके उस शैतान पोते ने मेरी प्यारी सी इकलौती दोस्त को मार दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। मुझे मेरी दोस्त को बचाना ही होगा। अब आप सब साइड हट जाए, अब वक्त आ गया है डोर तोड़ने का। ये बोल ऋषिका 2 कदम पीछे ले अपने हाथों से सबको साइड होने का इशारा करती है। वही सब लाचारी से ऋषिका को देखते हुए थोड़े पीछे हो जाते हैं। ऋषिका सबके पीछे होते ही जोर से दौड़कर डोर पर अपना कंधा मारती है, पर उससे पहले ही डोर खुल जाता है, जिससे ऋषिका संभल नहीं पाती और सीधी मुंह के बल रूम में नीचे फ्लोर पर जा गिरी। आह मां मर गई, सत्यानाश हो इस कमबख्त डोर का जो तोड़ने से पहले ही टूट गया। आह कोई तो उठाओ। ऋषिका नीचे गिरी हुई अपनी कमर पर हाथ रखे दर्द भरी आवाज में बोलती है। वही ऋषिका की आवाज सुन दादी और आयु जल्दी से उसके पास आ उठाने लगे थे। थोड़ी देर बाद ऋषिका खड़ी हो अपने सामने देखती है, जहां अर्थ अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करे बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। अर्थ ऋषिका और पूरी फैमिली को देख बोलता है, क्या मैं जान सकता हूं कि आप सब मेरे रूम के बाहर खड़े हो क्या कर रहे थे। और ऋषिका लगता है वाइफी के साथ रहते रहते तुम्हारा माइंड भी अपनी जगह से हिल गया है, जो ये पागलों जैसी हरकतें करती रहती हो। आपके कहने का क्या मतलब है, मैं आपको पागल लगती हूँ। आरवी वॉशरूम के डोर पर खड़ी हैरानी से बोलती है। आरवी की आवाज़ सुन सब उसकी तरफ देखते हैं, जो अभी अर्थ की तरफ ही देख रही थी। आरवी को देख अब सब राहत की सांस लेते हैं। अर्थ आरवी की तरफ देख बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, वाइफी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब तुम खुद को पागल बोल रही हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्थ की बात सुन आरवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अर्थ से कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषिका जल्दी से उसके के पास जा उसे हक कर बोलती है, आरवी तू ठीक तो है, तुझे पता है मुझे तेरी कितनी टेंशन हो रही थी। जब भाई तुझे ऊपर लेकर आए तो मुझे लगा कि आज तो वो तुझे मार ही देंगे, पर थैंक गॉड कि उन्होंने तुझे कुछ नहीं किया। ऋषिका की बात सुन जहां सब हैरान थे वही अर्थ उसकी बात सुन गुस्से से दांत पीस बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे रूम से, और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी वाइफ की फिक्र है। ऋषिका अपना मुंह बनाते हुए धीरे से बोलती है, वो तो दिख रहा है आपको आपकी वाइफ की कितनी फिक्र है और कितनी नहीं। ये बात ऋषिका ने बहुत धीरे से बोली थी जिसे कोई नहीं सुन पाया था। दादा दादी और आयु भी आरवी के पास आ गए थे। दादी आरवी की तरफ देख चिंता भरी आवाज में बोलती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना। आरवी ऋषिका से अलग हो उन सब की तरफ देख स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये बोलते हुए आरवी खुद को ही ऊपर से नीचे तक देखने लगी थी। वही मानवेंद्र जी बाहर रूम के डोर के पास खड़े ये सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि अर्थ के रूम में उन्हें आने की परमिशन नहीं थी। वही अर्थ की नज़र जब डोर के पास खड़े मानवेंद्र जी पर जाती है तो उन्हें देख उसे अपने बचपन की 4 साल पहले की कुछ पुरानी यादें आने लगी थी, जिन्हें याद कर अर्थ की आंखों में कुछ इमोशन दिखने लगे थे, पर जल्दी ही वो अपने इमोशन छुपा वापस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर आप सबका मेल मिलाप हो जाए तो नीचे डिनर के लिए आ जाना। अर्थ मानवेंद्र जी के साइड से निकल रूम से बाहर जाते हुए बोलता है। वही अर्थ लिफ्ट में आ ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकती है। अर्थ लिफ्ट से निकल सामने की तरफ देखता है और सामने देख उसके कदम अपनी जगह ही रुक जाते हैं और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखने लगा था, जहां रेहान अनिका को वॉल से लगाए हुए किस कर रहा था। इस वक्त रेहान का एक हाथ अनिका की कमर पर था और दूसरा हाथ वॉल पर टिका हुआ था। वही अनिका के हाथ इस वक्त रेहान के बालों में चल रहे थे। अभी वे दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी वहां पूरे हॉल में बर्तन गिरने की आवाज गूंज उठी थी। उस आवाज को सुन अर्थ अपना फेस दूसरी तरफ कर देखता है, जहां प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH14 अनिका का प्लान अर्थ की बर्बादी। अभी वे दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी वहां पूरे हॉल में बर्तन गिरने की आवाज गूंज उठी थी। उस आवाज को सुन अर्थ अपना फेस दूसरी तरफ कर देखता है, जहां सरला हैरानी और डर के मिले झूले भावों के साथ उसी की तरफ देख रही थी। वही इस आवाज को सुन रेहान और अनिका भी एक दूसरे से अलग हो सामने देखते हैं और सामने देखते ही उन दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। सामने पूरी खुराना फैमिली सीढ़ियों पर खड़ी उन दोनों को हो देख रही थी। वही उन दोनों को किस करता देख आरवी और ऋषिका दोनों के मन में तो खुशी के लड्डू फुट रहे थे। अभी उन दोनों ने अर्थ को नहीं देखा था। राघवेंद्र जी गुस्से से उन दोनों की तरफ देख बोलते हैं, ये सब क्या है। दादाजी की गुस्से भरी आवाज़ सुन अनिका के साथ साथ रेहान और सरला भी डर गए थे। दादी गुस्से से सीढ़ियों से नीचे उतर अनिका के पास आ रेहान का हाथ पकड़ उसे उससे अलग कर देती है और फिर अनिका के सामने जा खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पर मार देती है, जिससे पूरे हॉल में एक चटाक की आवाज़ गूंज उठी थी। वही सब सीढ़ियों पर खड़े हैरानी से दादी को देख रहे थे। वही अनिका का फेस एक तरफ झुका हुआ था और उसका एक हाथ अपने गाल पर था।
अनिका अपना फेस ऊपर कर अपनी लाल आंखों से दादी की तरफ देख गुस्से से बोलती है, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई अपनी ये वाहियात हरकत करने की। जब एक को अपने जाल में नहीं फंसा सकी तो अब दूसरे पर ट्राई कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे अगर इतनी ही गर्मी मची है अपने शरीर में तो किसी कोठे पर जाकर मिटाओ, पर मेरे पोते के साथ ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। समझ आई बात? दादी अनिका की तरफ देख गुस्से से बोलती है। वही दादी की बात सुन अनिका गुस्से से बौखला गई थी और वो दादी की तरफ देख गुस्से से बोलती है, आपको पता है आप किससे और क्या बोल रही है? लगता है आप अपनी औकात भूल गई है जो मुझ पर, अनिका मेहरा पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। बट डोंट वरी, लोगों को उनकी औकात याद दिलाना मुझे अच्छे से आता है। आज जो आपने किया है ना उसका पे तो आपको करना पड़ेगा। हम भी देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, तुम तो खुद को अर्थ की गर्लफ्रेंड बोलती रहती हो ना, तो फिर ये सब क्या है और तुम दोनों का ये चक्कर कब से चल रहा है? और रेहान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सबको इस घटिया लड़की की सारी सच्चाई पता है तो तुम इसके साथ। मानवेंद्र जी सीढ़ियों पर से नीचे उतर रेहान के सामने आप बोलते हैं। वही अब सबकी नज़र रेहान पर थी जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मानवेंद्र जी की बात सुन सरला के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। उनके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा था। रेहान अपना फेस नीचे कर धीरे से बोलता है, वो बड़े पापा ये सब कुछ मैंने नहीं किया। वो अनिका ही मुझे ज़बरदस्ती किस कर रही थी और ये मुझसे बोल रही थी कि ये अर्थ भाई से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ये सिर्फ मुझे चाहती है। अर्थ भाई की गर्लफ्रेंड ये सिर्फ बिजनेस के लिए बनी थी और जब इनकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसे अर्थ भाई के सामने झूठे प्यार का ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मैंने इसे मना कर दिया तो इसने मुझे बोला कि अगर मैं इनके साथ रिलेशन में नहीं आया तो ये मेरा सारा करियर बर्बाद कर देंगी। अब ऐसी सिचुएशन में आप ही बताइए बड़े पापा मैं और क्या करता? अब मेरे डैड के पास इतने पैसे भी नहीं है जो वो इतने बड़े लोगों से मेरे लिए लड़ सके। ये बोलते हुए रेहान अपनी आंसू भरी आंखों से मानवेंद्र जी की तरफ देख रहा था। वही रेहान की बात सुन सरला के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो रेहान की तरफ देख मन ही मन खुद से बोलती है, वाह मेरे शेर क्या कहानी बनाई है, पूरे के पूरे अपनी माँ पर गए हो। ये बोलते हुए सरला मन ही मन हंस रही थी। वही जहाँ सारे घरवाले रेहान को दया भरी नज़रों से देख रहे थे तो वही अनिका हैरानी और गुस्से से उसे देख रही थी। अनिका गुस्से से रेहान की तरफ देख बोलती है, वाह क्या कहानी सुनाई है, वैसे मानना पड़ेगा इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम बदले हो। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता मुझे ही भौंक रहा है नाइस। अर्थ अनिका की बात बीच में काट तेज आवाज में बोलता है, बस बहुत कली तुमने अपनी बकवास और बहुत सुन लिया हमने। और हाँ तुमने दादी से उनकी औकात की बात पूछी थी ना, तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं जितनी तुम्हारी औकात है ना उससे कहीं ज़्यादा हमारे घर के सर्वेंट की है। ये बोलते हुए अर्थ अनिका के सामने आ खड़ा हो गया था। अभी अर्थ आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही अनिका तेज आवाज में बोलती है, बस बहुत कह दिया आप सब ने, अब मेरी बात कान खोल के सुनिए, आज जो आप सब ने मेरी इंसल्ट की है इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। अगले 24 आवर्स में अगर तुम सबको बर्बाद कर रोड पर न ला दिया तो मेरा नाम भी अनिका मेहरा नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोल अनिका एक नज़र सबको देख वहां से बाहर की तरफ जाने लगी थी। बाहर जाते हुए अनिका के फेस पर गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सी स्माइल थी और वैसी ही स्माइल रेहान के फेस पर थी। अर्थ अनिका की पीठ की तरफ देख तिरछी स्माइल करते हुए बोलता है, चलो मुझे बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हें 24 आवर्स नहीं बल्कि 72 आवर्स देता हूँ और इससे अगले 6 आवर्स मेरे तुम्हें बर्बाद करने के लिए और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब से। ये बोलते हुए अर्थ अपने हाथ में पहनी हुई वॉच में टाइम सेट करने लगा था। वही अर्थ की बात सुन अनिका के साथ साथ सबके फेस पर हैरानी के भाव आ गए थे। पर फिर कुछ सोच अनिका के फेस पर हैरानी की जगह कुटिल मुस्कान आ गई थी। वो वैसे ही बिना कुछ बोले वहां से चली गई थी। वही रेहान जाती हुई अनिका को देख अपने मन में, वाह स्वीट हार्ट क्या प्लान बनाया था। भाई की बर्बादी की तैयारी तो पहले ही कर चुकी थी, अब बस सामने से वार करना था वो भी कर दिया। ये बोलते हुए रेहान मन ही मन हंस भी रहा था। ना मुझे पहले वाला अर्थ समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। प्लान तुम्हारे, अटैक भी तुम्हारे और लॉस भी तुम्हारा। मुझे भी एक चिंगारी चाहिए थी तुम लोगों की जिंदगी में आग लगाने की, और देखो तुम लोगों ने खुद चिंगारी मुझे दे दी, अब तो आग लगेगी ही और ऐसी आग जो किसी ने बुझेगी। अर्थ रेहान की तरफ देख डेविल स्माइल करते हुए मन में सोचता है। राघवेंद्र जी नीचे अर्थ के पास आ बोलते हैं, बेटा ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना उनका बिजनेस कितना बड़ा है, वो चाहे तो एक दिन में हमें बर्बाद कर देगी। तुम्हारे डैड की कंपनी के 50% शेयर उनकी कंपनी के नाम है और तुम्हारी कंपनी भी अभी लॉस में चल रही है, तो फिर? अर्थ दादाजी की तरफ देख उनकी बात बीच में काट बोलता है, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए और सभी अपना डिनर कीजिए। ये बोल अर्थ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया था। उन सब के जाने के बाद रेहान अपना फ़ोन निकाल उसमें कुछ मैसेज करता है और फिर वापस फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया था।
थोड़ी देर बाद दिनकर सब अपने अपने रूम में चले गए थे। वही अर्थ दिनकर स्टडी रूम में चला गया था। आरवी रूम में सीधी वॉशरूम चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो नाइटी पहने बाहर निकलती है। उसकी नाइटी के शर्ट पर डोरेमोन बने हुए थे। वो इस वक्त उस नाइटी में बिल्कुल किसी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। आरवी रूम में बेड पर आलती पालती मार बैठ गई थी और उसकी नजरें अभी डोर पर बनी हुई थी। आरवी डोर की तरफ देखते हुए खुद से ही बोलती है, अरे यार, अब ये मॉन्स्टर कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी मुश्किल से तो हिम्मत की है उस रात के बारे में पूछने की, और अब ये आ नहीं रहे हैं। पर अगर अभी जो कुछ नीचे हुआ उसकी वजह से वो टेंशन या फिर गुस्से में हुए तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी वो आजकल तो मेरे साथ अच्छा बिहेव ही करते हैं, और जो कुछ हुआ वो तो उनके ऑफिस की बात है ना, तो उसका गुस्सा मुझ पर नहीं करेंगे। ये बोलते हुए वो वॉल पर लगी वॉच में टाइम देखती है, जिसमें अभी 11 बज चुके थे। आरवी वॉच की तरफ देखते हुए, कब आएंगे ये? अब तो 11 भी बज गए और मुझे नींद भी आ रही है। ये बोलते हुए उसे उबासी आने लगी थी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH15 आरवी का गुस्सा। हे गाइस, प्लीज़ इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने प्यारे कमेंट्स एंड लाइक भी जरूर दीजिए। जैसे आप सबको चैप्टर का इंतजार रहता है, वैसे ही मुझे आप सबके कमेंट्स का। आरवी वॉच की तरफ देखते हुए, कब आएंगे ये? अब तो 11 भी बज गए और मुझे नींद भी आ रही है। ये बोलते हुए उसे उबासी आने लगी थी। ऐसे ही 10 मिनट और बीत गई थी। अब आरवी से और नींद सहन नहीं हो रही थी। वो गुस्से से बेड पर से नीचे फ्लोर पर खड़ी हो बोलती है, इतनी देर तक कौन काम करता है? मुझे ही जाकर देखना होगा ये क्या कर रहे हैं। ये बोल आरवी रूम से बाहर निकल स्टडी रूम की तरफ चली गई थी। वही स्टडी रूम में अर्थ अभी अपनी वीडियो कॉल पर एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। अर्थ सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर मिस्टर लियोन की तरफ देखते हुए बोलता है, यस मिस्टर लियोन, ये प्रोजेक्ट एक कंपनी आपके साथ ही साइन करेगी, बट उसके बदले एक कंपनी को भी आपकी लंदन के होटल वाली ज़मीन चाहिए। अगर आपको। तभी धड़ाम की आवाज़ के साथ स्टडी रूम का डोर ओपन कर कोई अंदर आ जाता है। वही अचानक किसी के बिना नॉक किए आ जाने पर अर्थ का फेस सर्द हो जाता है और वो अपनी नजरें लैपटॉप से हटाकर सामने देखता है, जहां आरवी गुस्से से अपना मुंह फुलाए उसे ही देख रही थी। आरवी को देखते ही उसका फेस वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी लैपटॉप में से मिस्टर लियोन की आवाज़ आती है, यस मिस्टर खुराना, हमें आपकी सारी कंडीशन मंजूर। अभी इन्होंने इतना ही बोला था, तभी अर्थ लैपटॉप की तरफ देख, मीटिंग ओवर। इतना बोल बिना मिस्टर लियोन की बात सुने अर्थ लैपटॉप बंद कर अपने कानों के ब्लूटूथ निकाल साइड में रख देता है। आरवी गुस्से से चलते हुए अर्थ के पास खड़ी हो उसकी तरफ देख बोलती है, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, आप रूम में क्यों नहीं आ रहे थे? कितनी मुश्किल से अपनी आंखें खुली रखी हुई है ये तो मैं ही जानती हूँ। अर्थ आरवी की बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है। वही अचानक अर्थ के खींचने पर आरवी संभल नहीं पाती और वो सीधा उसकी गोद में आ गिरी। इस वक्त आरवी का फेस अर्थ के सीने पर था और उसके कुछ बाल उसके फेस पर आ गए थे। अर्थ आरवी को ठीक से अपनी गोद में बैठा उसके बाल जो उसके फेस पर आ रहे थे उन्हें कान के पीछे करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें मेरा वेट करने को, और जब नींद आ रही थी तो सो जाना चाहिए था ना वाइफी? अर्थ की बात सुन आरवी जल्दी से बोलती है, हाँ मुझे भी पता है कि जब नींद आती है तो सो जाना चाहिए, पर मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी ना, तो इसलिए मैं आपका वेट कर रही थी, पर आप आए ही नहीं रूम में। अर्थ अपनी एक बाहू पर चढ़ा आरवी की तरफ देख बोलता है, इम्पोर्टेंट बात, और वो भी तुम्हारे पास, व्हाट ए जोक। अर्थ की बात सुन आरवी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए झट से बोलती है, आपका क्या मतलब? मैं पूरे दिन फालतू की बातें करती हूँ। अर्थ तिरछी स्माइल करते हुए आरवी की तरफ देख बोलता है, आज पहली बार वाइफी तुमने समझदारी की बात की है, शायद मेरे पास रहने का असर कुछ कुछ तुम्हारे दिमाग पर भी हुआ है। अर्थ की बात सुन आरवी अपनी नाक सिकोड़ गुस्से से बोलती है, जाए, अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो। ये बोल आरवी अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर अपना मुंह फेर बैठ गई थी। वही आरवी की बात सुन और उसका क्यूट सा गुस्सा देख अर्थ को उस पर हंसी आ रही थी और वो अपना सर चेयर पर पीछे हेड रेस्ट पर टिका जोर से हंसने लगा था। वही अर्थ के हंसने की आवाज़ सुन आरवी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। तभी उसे एहसास होता है कि अभी अर्थ उस पर ही हंस रहा है, जिसे देख अब आरवी को गुस्से के साथ साथ रोना भी आने लगा था और अचानक ही वो जोर से रोने लग गई थी। वो रोते हुए ही अपने हाथों के मुंह के बना अर्थ के सीने पर मारते हुए बोलती है, ए गंदे आदमी, जाहिल इंसान, निर्दय प्राणी, काली आंखों वाले शैतान, आप बहुत बुरे हो। मैं यहाँ आपसे बात करने आई थी और आप यहाँ मुझे परेशान कर रहे हो। हमेशा मुझे डराते हो और मेरी बात भी नहीं सुनते हो। ये बोलते हुए वो लगातार अर्थ के सीने पर मारते हुए रोए जा रही थी। वही अर्थ जो अभी तक आरवी को परेशान कर रहा था, उसे रोता देख वो हंसना बंद कर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ बोलता है, स्टॉप क्राइंग वाइफी। ये बोलते हुए वो आरवी के आंसू जो अब तक गालों पर लुढ़क आए थे उन्हें साफ करने लगा था। अब तक आरवी ने भी रोना बंद कर दिया था। अर्थ आरवी के आंसू साफ कर प्यार से उसके फहद पर किस कर बोलता है, अब बोलो क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी तुम्हें मुझसे?
ये बोलते हुए वो आरवी की आंखों की तरफ देखता है जो अभी बंद थी। अर्थ की बात सुन आरवी अपनी आंखें खोल अर्थ की आंखों में देख बोलती है, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हम पूछो क्या पूछना था। अर्थ आरवी के सर को अपने सीने पर रख उसके बाल सहलाते हुए बोलता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी के होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर फोल्ड कर बोलती है, मेरी बात सुनकर आप गुस्सा तो नहीं करेंगे। अर्थ वैसे ही उसके बाल सहलाते हुए बोलता है, वो तो तुम्हारी बात पर डिपेंड है पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें हट न करूं। अब बोलो क्या पूछना था। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH16 अर्थ और आरवी। अर्थ वैसे ही उसके बाल सहलाते हुए बोलता है, वो तो तुम्हारी बात पर डिपेंड है पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें हट न करूं। अब बोलो क्या पूछना था। अर्थ की बात सुन आरवी को भी तसल्ली मिलती है पर उसे अभी अर्थ से बात करने में शर्म आ रही थी और वो अपना फेस उसके सीने में छुपा धीरे से बोलती है, वो मुझे ये पूछना था कि क्या आपको अनिका दी के बर्थडे पार्टी वाली रात हमारे बीच जो कुछ उस होटल में हुआ वो याद है। आरवी की बात सुन अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई थी और वो उसका सर अपने सीने से निकाल सामने कर देखता है जहां आरवी का पूरा चेहरा पके हुए टमाटर की तरह लाल हो रखा था, जिसे देख अर्थ को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। अर्थ अपनी एक फिंगर आरवी की चीन पर रख उसका फेस ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलता है, हाँ मुझे वो सब याद है और हमेशा याद रहेगा। मैं मेरी हर रात उसी रात की तरह जीना चाहता हूँ। उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत रात थी। इतना बोल अर्थ आरवी के होंठों पर अपने होंठ रख उसे सॉफ्टली किस करने लगा था। वही अर्थ की बात सुनकर और उसके सडनली किस करने पर आरवी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अर्थ अपना एक हाथ उसके सर के पीछे रख पैशनेट होकर किस करने लगा था। थोड़ी देर बाद आरवी भी उसकी किस में खोकर उसका साथ देने लगी थी। अर्थ चेयर पर से खड़ा हो आरवी को लिफ्ट करता है जिससे आरवी अपने दोनों पैर उसकी कमर पर और हाथों को उसकी नेक पर लपेट लेती है। अभी भी उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। अर्थ आरवी को वैसे ही अपनी गोद में लिए हुए रूम में लाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब आरवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी तो वो उसके कंधे पर टैप करती है जिससे अर्थ समझ जाता है और वो उसके होंठों से अलग हो उसकी नेक पर अपने होंठ रख देता है। वही आरवी अपना फेस दूसरी तरफ कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। अर्थ अपने एक हाथ से आरवी की कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से वो उसके नाइट के शर्ट के बटन खोलने लगा था, जिसका एहसास होते ही आरवी जल्दी से अर्थ के हाथ पर अपना हाथ रख बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं। वही अर्थ जो पूरी तरह आरवी में खोया हुआ था उसकी बात सुन अपना फेस ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलता है, आई वॉन्ट यू वाइफी, मैं तुम्हें फिर से फील करना चाहता हूँ बट मुझे आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी परमिशन चाहिए। अगर तुम इन सब के लिए रेडी नहीं हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। ये बोलते हुए अर्थ की आवाज़ में पता नहीं कौन सी कशिश थी जिससे आरवी अपना हाथ अर्थ के हाथ पर से हटा लेती है और अपनी पलकों को झुका का इशारा कर अपने दोनों हाथों से फेस को छुपा लेती है क्योंकि उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वही आरवी की हाँ सुन और उसका शर्माना देख अर्थ के फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ गई थी और वो ऊपर आरवी के हाथों को उसके फेस पर से हटा अपने हाथों में ले बेड पर प्रेस कर अपने होंठों को बारी बारी से उसकी बंद पलकों पर रख देता है और फिर नीचे उसकी नोच पर किस करता है। थोड़ी देर बाद अर्थ आरवी की नेक और कोलबोन पर किस करते हुए उसके शर्ट को उतार साइड में फेंक देता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है और उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई थी। इस वक्त उन दोनों की सांसें ही गहरी हो रखी थी। अर्थ नीचे उसके पेट पर किस करने लगा था। वही अर्थ के ऐसा करते ही अचानक आरवी को जैसे होश आया हो और वो जल्दी से अर्थ को खुद से दूर कर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वही अचानक आरवी के ऐसा करने पर अर्थ का फेस सर्द हो जाता है और वो गुस्से से आरवी की तरफ देख सर्द आवाज में बोलता है, ये सब क्या है वाइफी। वही अर्थ की सर्द आवाज सुन आरवी थोड़ी सहम जाती है और वो अर्थ की तरफ देखती है जिसका फेस इस वक्त गुस्से से कांप रहा था, जिसे देख आरवी डर कर अपनी जगह से पीछे होने लगी थी और वो डरते हुए बोलती है, प्लीज़ मेरे पास मत आइए, मुझे नहीं करना कुछ भी। वही आरवी की बात सुन और उसे खुद से दूर जाता देख अर्थ को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और वो आरवी के पैरों को पकड़ अपनी तरफ खींचता है जिससे आरवी संभल नहीं पाती और वो बेड पर सीधी लेट जाती है। अर्थ आरवी के पास उसके जबड़े को कस के पकड़ सर्द आवाज में बोलता है, मैंने तुमसे पहले ये बात पूछी थी ना, हम बोलो पूछी थी ना। वही अर्थ को इतने गुस्से में देख आरवी को और ज़्यादा डर लगने लगा था और डर की वजह से उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थी। आरवी को अपनी बात का कोई जवाब न देता देख इस बार वो गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, आंसर मी डेमन। अर्थ की तेज आवाज़ सुन आरवी रोते हुए अपने सर को जल्दी जल्दी हमें हिलाने लगी थी। वही आरवी के रोने की आवाज़ सुन अर्थ उसकी तरफ देखता है जो डर से कांप रही थी और साथ में उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू बह रहे थे, जिसे देख अर्थ उसके जबड़े को छोड़ फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरने लगा था। वही अर्थ के छोड़ते ही आरवी का रोना और तेज हो गया था। अर्थ एक नज़र रोती हुई आरवी को देख गुस्से से बेड पर से खड़ा हो वॉशरूम में जाने लगा था, तभी उसे आरवी की आवाज़ सुनाई देती है, मॉन्स्टर आई एम प्रेग्नेंट और इसलिए ही मैंने आपको रोका था।
अगर आप मेरे करीब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, पर प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइए। प्लीज़ आप पहले की तरह मत बदल जाना। आपको जो करना है कर लीजिए, पर मुझसे नाराज़ मत हुइए प्लीज़। वही अर्थ को आरवी की कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी, उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मॉन्स्टर आई एम प्रेग्नेंट। जिसे सुन अर्थ के कदम अपनी जगह ही जम गए थे। तभी उसे आरवी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन अर्थ पीछे पलट बेड की तरफ देखता है जहां आरवी पिलो में मुंह छुपाए रो रही थी। जिसे देख अर्थ जल्दी से उसके पास जा उसकी बाजू को पकड़ अपनी तरफ खींच उसे अपने सीने से लगा लेता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी का रोना और बढ़ गया था और वो कस के उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। अर्थ आरवी को खुद से अलग कर उसके आंसू साफ करते हुए बोलता है, शश डोंट क्राइंगी। आरवी अर्थ की तरफ देख झट से बोलती है, मुझे खुद नहीं पता मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करना। ये बोल वो अपना सर नीचे कर लेती है। वही आरवी की बात सुन अर्थ उसका फेस ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलता है, तुम सच में पागल हो। मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा जबकि तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरी लाइफ में मेरी एक नहीं बल्कि दो प्रिंसेस होगी। आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। ये बोल वो आरवी को कस के हक कर लेता है। वही आरवी दो प्रिंसेस सुनकर हैरान थी और वो अर्थ से अलग हो कन्फ्यूजन से बोलती है, दो प्रिंसेस कहाँ है, मेरे पेट में तो एक ही बेबी है तो दो प्रिंसेस कैसे हुई। आरवी की बात सुन अर्थ उसे अजीब नज़रों से देखने लगा था और फिर एकदम से अपना सर झटक आरवी की तरफ देख बोलता है, अरे बेवकूफ़, एक तुम और दूसरी मेरी प्रिंसेस जो अभी तुम्हारे पेट में है, समझी। आरवी अर्थ की तरफ देख झट से बोलती है, आपको कैसे पता मुझे बेबी गर्ल ही होगी, अगर मुझे बेबी बॉय हुआ तो। आरवी की बात सुन अर्थ उसके पेट को घूरते हुए बोलता है, नहीं मुझे बेबी बॉय नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी प्रिंसेस चाहिए, और अगर बेबी बॉय हुआ तो मैं उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। वही अर्थ की बात सुन आरवी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर अर्थ की तरफ देखती है और फिर जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने पेट पर फोल्ड कर बोलती है, CH17 बर्बादी। वही अर्थ की बात सुन आरवी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर अर्थ की तरफ देखती है और फिर जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने पेट पर फोल्ड कर बोलती है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा भी बेबी है तो आप अकेले अकेले इसके साथ मस्ती नहीं कर सकते। मैं और ऋषिका भी इसके साथ मस्ती करेंगे। वही आरवी की बात सुन अर्थ उसकी तरफ देख बोलने को होता ही है, पर तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसे सुन अर्थ अपनी नजरें आरवी पर से हटा साइड टेबल पर रखे फ़ोन की तरफ देखता है और शो हो रहे नाम को देख उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। अर्थ कॉल कट आरवी की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। अर्थ आरवी को बेड पर लेटा उसे ब्लैंकेट से कवर कर बोलता है, बाकी की बात कल करेंगे, अब सो जाओ। रात बहुत हो गई है, सुबह तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। ये बोल वो उसके फोरहेड पर किस कर वापस सीधा खड़ा हो जाता है। अर्थ के किस करते ही आरवी की आंखें अपने आप बंद हो गई थी। वही अर्थ एक नज़र आरवी को देख अपना फ़ोन उठा बालकनी की तरफ जाने लगा था, तभी आरवी पीछे से उसका हाथ पकड़ रोक लेती है। वही आरवी के ऐसा करने पर अर्थ आरवी की तरफ मुड़कर बोलता है, क्या हुआ वाइफी, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। आरवी अर्थ की तरफ देख बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो, आप भी मेरे साथ सो जाए ना प्लीज़। अर्थ आरवी के पास आ उसके गाल पर अपना एक हाथ रख बोलता है, मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम सो जाओ, तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है। अर्थ की बात सुन आरवी का मुंह उतर जाता है और वो बेमन से बोलती है, ठीक है पर जल्दी आना। ये बोल आरवी बेड पर घुटनों के बल बैठ अर्थ के फहद पर किस कर जल्दी से वापस खुद को ब्लैंकेट से कवर कर सो जाती है। वही आरवी की इस हरकत पर अर्थ के फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो एक नज़र उसे देख बालकनी में चला गया था। अर्थ बालकनी में आ किसी को कॉल करता है, एक दो रिंग के बाद ही दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है। वही कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज़ आती है, सर हमारी 3 फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुए हैं और सर जिस हॉस्पिटल का अभी काम चल रहा था वो भी अचानक किसी ने नीचे गिरा तहस नहस कर दिया है। दूसरी तरफ की बात सुन अर्थ का फेस सर्द हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, तुम सबको सैलरी क्या मेरा सर खाने की मिलती है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये सब कैसे हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, खुराना मेंशन की सिक्योरिटी और बढ़ा दो और जितने भी वर्क्स हैं उन सबको 3 डेज की लीव दे दो। इतना बोल बिना दूसरी तरफ की बात सुने वो कॉल कट कर देता है। अर्थ के कॉल कट करते ही फिर से फ़ोन रिंग होता है, जिसे सुन अर्थ फ़ोन स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देख कॉल उठा कान पर लगता है, तभी दूसरी तरफ से फिर से किसी की घबराई हुई आवाज़ आती है, सर बिग बॉस के कंपनी के शेयर तेजी से नीचे गिर रहे हैं और ये न्यूज़ चारों तरफ सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सर सारे शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी दूसरी कंपनी को बेच रहे हैं, प्लीज़ सर जल्दी कुछ कीजिए वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। वही दूसरी तरफ की बात सुन अर्थ की गुस्से से नशे उभर आई थी और वो गुस्से से अपने फ़ोन को वॉल पर मार देता है, जिससे फ़ोन के कई टुकड़े हो फ्लो पर बिखर जाते हैं। अर्थ अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रख थोड़ा नीचे झुक सामने देखते हुए बोलता है, ये तुम सही नहीं कर रही अनिका मेहरा।
तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे बर्बाद कर खुद बर्बादी से बच सकती हो? शायद तुम्हें नहीं पता, अर्थ खुराना का खुद का दूसरा नाम ही बर्बादी है, और जब कोई बर्बादी के पास आएगा तो बर्बाद तो होगा ही ना। ये बोलते हुए उसकी पकड़ रेलिंग पर कसती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा खूबसूरत मैंशन जिसके चारों तरफ वाइट यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उसके सामने एक ब्लैक लग्जूरियस कार आकर रुकती है। उस कार में से रेहान अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है। इस वक्त उसके फेस पर एक अलग ही चमक थी। रेहान उस मैंशन के अंदर हॉल में आसामने देखता है जहां अनिका और उसके साथ में एक शख्स जिसकी उम्र 55 के आसपास होगी। वो अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़े गोल गोल घुमाते हुए कुछ सोच रहे थे। अनिका उस शख्स की तरफ देख बोलती है, डैड हमने एक कंपनी के 90% शेयर खरीद लिए हैं, अब वो कंपनी वैसे भी सुबह तक मार्केट से बेनिक्राफ्ट हो जाएगी। अब हमें बस उस अर्थ खुराना की कंपनी को बर्बाद करना है। उसके लिए हमें कंपनी के साथ कैसे भी करके डील करनी होगी, क्योंकि एक वही कंपनी है जो उसे बर्बाद कर सकती है। मैं कल सुबह ही उसके साथ अपना अपॉइंटमेंट रख। तभी कोई उसकी बात बीच में काट बोलता है, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट। मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस अब कल का दिन और अर्थ खुराना पूरी तरह बर्बाद। ये बोल वो शख्स अनिका के पास आ सोफे पर बैठ जाता है। वही रेहान की बात सुन अनिका और उसके सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठा शख्स जो और कोई नहीं अनिका के डैड महेश मेहरा थे, उन दोनों के फेस पर भी कुटिल मुस्कान आ गई थी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या सच में अनिका अर्थ को बर्बाद कर देगी या आगे होगा कुछ और? जानने के लिए बने रहिए गाइज। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर आज ही चाहिए तो 30 से ज़्यादा कमेंट और लाइक कर देना। अब आपकी राइटर को भी थोड़ी सी रिश्वत चाहिए। आगे के कुछ चैप्टर्स में धमाके होने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी लाइक और कमेंट करिए। अगली सुबह CH18 यू आर ए गुड एक्टर वाइफी। अगली सुबह आज की सुबह किसी की लाइफ में खुशियां लेकर आने वाली थी तो किसी के लिए दुख का दरिया। खुराना मेंशन में इस वक्त टेंशन का माहौल बना हुआ था। इस वक्त अर्थ, आरवी और ऋषिका को छोड़कर पूरी खुराना फैमिली हॉल में बैठी टीवी पर चल रही न्यूज देख रही थी, जिसमें सिर्फ खुरानस की ही न्यूज चल रही थी। अनिका ने मानवेंद्र जी कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, जिसकी ही न्यूज आज चारों तरफ आग की तरह फैल रही थी। वही मानवेंद्र जी सोफे पर अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। दादाजी और दादी भी उनके पास ही सोफे पर बैठे हुए थे। आयु टीवी पर चल रही न्यूज को देखते हुए बोलती है, आई थिंक कि इन सब में सिर्फ अनिका का हाथ नहीं है, क्योंकि वो जितनी चाहे पावरफुल हो पर एक रात में ही सब कुछ नहीं कर सकती। इसमें जरूर हमारी कंपनी के एम्प्लॉय मिले हुए हैं, तभी इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया, वरना सारे कंप्यूटर्स एक दिन में एक साथ हैंग नहीं हो सकते और जो भी डाटा था वो सब भी ऐसा ही वायरल नहीं हो सकता। पर कोई भी हो उसका पता भाई लगा ही लेंगे और हमारी कंपनी भी वापस से शुरू हो उसी मुकाम पर जरूर पहुंचेगी। वही आयु की बात सुन सभी उसकी तरफ देखने लगे थे, जो अभी भी टीवी की तरफ ही देख रही थी। सही कहा तुमने बेटा, अभी उसका वक्त चल रहा है, इसलिए करने दो उसे, जो करती है कल वक्त हमारा होगा और बर्बादी उसकी। दादाजी सामने देखते हुए बोलते हैं। वही सरला जो अभी अभी वहां आई थी, दादाजी की बात सुन उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे और वो उन सब की तरफ देख नफरत से बोलती है, रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी अकड़ वही की वही, पर कोई बात नहीं, ये अकड़ भी जल्दी ठिकाने आ जाएगी। वैसे मुझे तो लगा था कि सुबह उठते ही इस बूढ़े के मरने की खुशखबरी मिलेगी, पर यहाँ तो ये बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है, पर कोई बात नहीं, आगे जो होगा शायद उससे ये भगवान को प्रिय हो जी जाए। यह सब अपने मन में सोचते हुए सरला के फेस पर कुटिल स्माइल थी। वही अर्थ के रूम में अर्थ क्लोजेट में से ब्लैक बिजनेस सूट पहने बाहर निकलता है, तभी उसकी नज़र बेड पर पिलो को हक किए सो रही आरवी पर पड़ती है, जिसे देख अर्थ बेड पर उसके पास बैठ झुककर उसके कान में धीरे से बोलता है, यू आर ए गुड एक्टर वाइफी। अर्थ की बात सुन आरवी झट से अपनी आंखें खोल सामने देखती है, जहां उसकी ग्रे आंखें अर्थ की काली आंखों से जा मिली। आरवी अर्थ की आंखों में देख झट से बोलती है, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही, मैं अभी अभी उठी हूँ, मैं रात को लेट सोई थी ना, तो मेरी आंख नहीं खुली बस इसलिए। अर्थ आरवी के होंठों पर अपनी एक फिंगर रख उसकी बात बीच में काट बोलता है, माई क्यूट क्यूटनेस वाली वाइफी, जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ क्यों बोलती हो? और मैंने तुमसे कोई एक्सक्यूज नहीं मांगे, तो अपने ये फालतू के एक्सक्यूज देने बंद करो। ये बोल अर्थ उसके कान पर हल्की सी किस कर वापस सीधा बैठ जाता है। वही आरवी हैरानी से अर्थ को देख रही थी। अर्थ आरवी की तरफ देख बोलता है, पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ वाइफी, इसलिए मुझे घूरना बंद करो और जाकर रेडी हो जाओ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। ये बोल अर्थ खड़ा हो रूम से बाहर चला जाता है। आरवी अपना मुंह बनाते हुए डोर की तरफ देख बोलती है, ये बात प्यार से भी तो बोल सकते थे ना। ये बोल वो उठ वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वही आरवी और ऋषिका बातें करती हुई नीचे आ रही थी। आरवी और ऋषिका भी नीचे आ डाइनिंग टेबल के पास आ चेयर पर बैठ गई थी। आरवी अर्थ के बगल में बैठी हुई थी और ऋषिका आरवी और आयु के बीच में बैठी हुई थी।
अभी डाइनिंग टेबल पर शांति पसरी हुई थी और सब बिना कुछ बोले अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही आरवी और ऋषिका दोनों कभी एक दूसरे को देखती तो कभी सबकी तरफ। वही सबके चेहरे उतरे हुए थे, जिन्हें देख आरवी ऋषिका के पास जा धीरे से बोलती है, आज घर में कुछ हुआ है क्या? सब इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पता नहीं यार, कल रात तक तो ठीक थे। अब कोई हमें कुछ बताता भी तो नहीं है। वैसे छोड़ो हमें क्या, तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भाई को बता दिया क्या? ऋषिका धीरे से आरवी के कान में बोलती है। आरवी ऋषिका की तरफ देख स्माइल करते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है, जिसे देख ऋषिका के फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो खुश होकर बोलती है, अब तू ये गुड न्यूज़ घर वालों को कब सुना रही है? मैं बता दूं क्या सबको? आरवी ऋषिका की तरफ देख झट से बोलती है, नहीं अभी नहीं, शाम को कॉलेज से आकर बता देंगे। ऋषिका आरवी की तरफ देख स्माइल करते हुए बोलती है, ओके शाम को बता देंगे। वैसे मैंने जो तुम्हें बोला था, क्या तुमने वो काम किया? ऋषिका की बात सुन आरवी कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देख बोलती है, कौन सा काम? आरवी का सवाल सुन ऋषिका घूर कर उसकी तरफ देखती है, जिसे देख आरवी अपने सर को खुजलाते हुए बतीसी दिखा बोलती है, अब यार मॉन्स्टर की तरह घूरना बंद कर, मुझे सच में याद नहीं है तूने कौन सा काम दिया था। ऋषिका आरवी को वैसे ही घूरते हुए दांत पीस बोलती है, भुलक्कड़ मैंने तुझे शाम को अंशिका की बर्थडे पार्टी में जाने के बारे में भाई से पूछने को बोला था, पर तुझे कुछ याद रहे तब तू पूछे ना। ऋषिका की बात सुन आरवी चीढ़कर बोलती है, हाँ तो तुझे याद था ना, तो तू ही पूछ लेती मॉन्स्टर से, मुझे सब पता है। तू मुझे आगे कर मेरे कंधे पर बंदूक रख निशाना लगा रही है, ताकि मॉन्स्टर अगर गुस्सा भी करे तो तू उनकी डांट से बच जाए और सब कुछ मुझे अकेले सुनना पड़े। क्या तुम दोनों चुपचाप शांति से बैठ ब्रेकफास्ट कर सकती हो, या फिर मुझे ही तुम दोनों को सिखाना होगा कि शांति से ब्रेकफास्ट कैसे करते हैं? अर्थ जो कब से उन दोनों की खुसुर फुसुर सुन रहा था, उनकी बात से इरिटेट होकर बोलता है। वही ऋषिका, जिसने आरवी की बात सुन कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। आरवी ऋषिका की चीन पर अपना हाथ रख उसका मुंह बंद कर धीरे से बोलती है, अपने मुंह को बंद कर वरना मक्खी घुस जाएगी। आरवी की बात सुन ऋषिका जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेती है। अब पूरी तरह डाइनिंग टेबल पर शांति पसरी हुई थी। थोड़ी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो गया था। अभी पूरी फैमिली हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। वही आरवी और ऋषिका दोनों अपना बैग लेने रूम में गई हुई थी। दादी अर्थ की तरफ देख, बेटा आरवी और ऋषिका को तुम कॉलेज छोड़ने जाओगे या फिर ये दोनों ड्राइवर के साथ जाएगी? वही अर्थ जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, दादी की बात सुन अपना फेस ऊपर कर बिना किसी एक्सप्रेशन के दादी की तरफ देख बोलता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए ये दोनों रोनित के साथ चली जाएगी और वही इन्हें ले भी आएगा। दादाजी अर्थ की तरफ देख कन्फ्यूजन से बोलते हैं, पर बेटा आज रोनित क्यों जा रहा है? ये ड्राइवर के साथ चली जाएगी। अर्थ दादाजी की तरफ देख बोलता है, नहीं आज ये ड्राइवर के साथ नहीं, रोनित के साथ जाएगी। अभी इनका ड्राइवर के साथ जाना सेफ नहीं है। अर्थ की बात सुन अब कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको उसकी बात ठीक लगी थी। वही ऋषिका और आरवी दोनों जो अभी अभी आई थी, अर्थ की बात सुन अपनी जगह ही रुक गई थी और वे दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी थी। तभी उन्हें अर्थ की आवाज़ सुनाई देती है, तुम दोनों कॉलेज से सीधा घर आओगी और बिना मेरी परमिशन के घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। तुम दोनों ही नहीं, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। और मैंने रोनित को बोल दिया है, वो यही घर पर रहेगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बता देना, पर आप सब में से कोई बाहर नहीं जाएगा, और खासकर तुम दोनों। ये बोलते हुए अर्थ की नज़र आरवी और ऋषिका पर थी। अर्थ की बात इस वक्त सभी समझ रहे थे सिवाय आरवी और ऋषिका के। आरवी और ऋषिका अभी भी हैरानी से एक दूसरे को देखे जा रही थी। तभी उन सबको बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन मानवेंद्र जी मैन डोर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लगता है रोनित आ गया है। जाओ बेटा तुम दोनों, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। मानवेंद्र जी की बात सुन आरवी और ऋषिका दोनों अपना सर हाँ में हिला वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगी थी। वही उनके साथ अर्थ भी बाहर जा रहा था। तभी अर्थ का फ़ोन रिंग करता है। अर्थ अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल शो हो रहे नाम को देख फ़ोन उठा कान पर लगा बिना किसी भाव के बोलता है, उसे वही रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोल बिना दूसरी तरफ की बात सुने वो कॉल कट कर वापस फ़ोन पॉकेट में रख लेता है। अर्थ, आरवी और ऋषिका तीनों इस वक्त पार्किंग एरिया में खड़े हुए थे। अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के रोनित की तरफ देख बोलता है, मुझे आने में लेट हो जाएगा तो तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना और इन सब की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, ओके? रोनित अर्थ की तरफ देख, यस सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। रोनित की बात सुन अर्थ कुछ नहीं बोलता और वो पीछे मुड़ आरवी और ऋषिका की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। अर्थ आरवी के पास आ उसके फहद पर किस कर बोलता है, अपना ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। वही अर्थ के रोनित और ऋषिका है सामने किस करने पर आरवी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो अपना सर नीचे कर हाँ में हिला देती है। वही रोनित अब तक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, तो वही ऋषिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए अर्थ की तरफ देख रही थी जो अपनी कार में बैठ चुका था।
थोड़ी देर बाद रोनित, आरवी और ऋषिका को उनके कॉलेज में छोड़ वापस खुराना मेंशन आ चुका था। वही कॉलेज में अब आगे क्या होने वाला है? क्या आरवी और ऋषिका अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाएगी और अर्थ ने क्यों मना किया घर से बाहर जाने के लिए? जानने के लिए बने रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे। CH19 आरवी और ऋषिका का पार्टी में जाना। सॉरी गाइस, कल चैप्टर न देने के लिए, पर कल कुछ इश्यू जो गया था इसलिए चैप्टर पब्लिश नहीं हो रहा था, पर आज दूसरा चैप्टर भी दे दिया है। अब लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू में कोई कंजूसी मत करना। वही कॉलेज में जैसे ही आरवी और ऋषिका अपनी क्लास में जाती है तभी कोई पीछे से आकर ऋषिका की आंखों पर अपना हाथ रख देता है, जिससे पहले तो ऋषिका चौंक जाती है पर फिर उसके होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वही आरवी भी पीछे खड़ी लड़की को देख मुस्कुरा रही थी। मुझे पता है अंशिका, ये तुम ही हो, इसलिए अब अपने हाथ हटाओ। वही ऋषिका की बात सुन अंशिका अपना मुंह बना ऋषिका की आंखों पर से अपना हाथ हटा बोलती है, क्या यार ऋषिका, तू हमेशा मुझे कैसे पहचान जाती है? ऋषिका पीछे मुड़ अंशिका की तरफ देख स्माइल करते हुए बोलती है, तू मेरे साथ पिछले 5 सालों से है तो क्या तुझे मैं अभी भी नहीं पहचानूंगी? जैसे मैं आरवी को अपनी बंद आंखों से भी महसूस कर सकती हूँ वैसे ही तुझे भी समझी। अब चलो अंदर, प्रोफेसर आने वाले हैं। ये बोल ऋषिका आरवी का हाथ पकड़ लेती है और अंशिका के साथ क्लास के अंदर आ सबसे पीछे वाले बेंच पर तीनों एक साथ बैठ जाती है। अंशिका ऋषिका की स्कूल फ्रेंड थी और आरवी की मुलाकात उससे ऋषिका की वजह से हुई थी। अब वे तीनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। अंशिका बैग में से अपनी बुक निकालते हुए ऋषिका और आरवी की तरफ देख बोलती है, वैसे तुम दोनों शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में आ रही हो, देखो पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास तुम दोनों का कोई बहाना नहीं चलेगा। वही अंशिका की बात सुन आरवी और ऋषिका के चेहरे पर 12 बज गए थे। आरवी अंशिका की तरफ देख बोलती है, नहीं यार अंशिका, हम आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकते, वो हमें घर से बाहर जाना। अंशिका आरवी की बात बीच में काट गुस्से से बोलती है, मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों फिर से कोई बहाना बनाकर मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी। ठीक है, अगर तुम दोनों नहीं आओगी तो मैं भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी, मैं अभी पार्टी कैंसिल कर देती हूँ। ये बोलते हुए अंशिका की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करने लगी थी। तभी ऋषिका उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोलती है, पार्टी कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आ जाएंगे और अब ये रोना बंद कर, बर्थडे गर्ल रोते हुए अच्छी नहीं लगती। ये बोल ऋषिका उसके आंसू साफ करने लगी थी। वही आरवी ऋषिका की तरफ हैरानी से देख रही थी। पक्का प्रॉमिस कर कि तुम दोनों शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? अंशिका अपना एक हाथ आगे कर उन दोनों की तरफ देख बोलती है। ऋषिका अपनी आंखें छोटी कर अंशिका की तरफ देख बोलती है, क्यों तुझे हमारी बात पर भरोसा नहीं है? मैंने बोल दिया ना कि हम शाम को आ जाएंगे तो आ जाएंगे। अंशिका ऋषिका की तरफ देख स्माइल करते हुए कुछ बोलने को होती है पर तभी प्रोफेसर क्लास में आ गए थे, जिन्हें देख सब चुप हो अपनी अपनी बुक्स निकलने लगे थे। वही प्रोफेसर आते ही पढ़ाने लगे थे। वही आरवी और ऋषिका दोनों अपना सर टेबल पर रखे आराम से चैन की नींद सो रही थी। वही प्रोफेसर की नज़र जब उन दोनों पर पड़ती है तो वे गुस्से से तेज आवाज में बोलते हैं, आरवी और ऋषिका स्टैंड अप। वही प्रोफेसर की तेज आवाज़ सुन आरवी और ऋषिका दोनों हड़बड़ा कर उठ सामने देखती है जहां पूरी क्लास उनकी तरफ ही देख रही थी और साथ में गुस्से से प्रोफेसर भी उनकी तरफ ही देख रहे थे। आरवी और ऋषिका दोनों अपनी जगह नीचे सर करके खड़ी हो गई थी। प्रोफेसर गुस्से से उन दोनों की तरफ देख बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ पढ़ाई करने आती हो या सोने? तुम दोनों घर पर क्या करती हो? मुझे एक। आरवी अपना सर ऊपर कर प्रोफेसर की तरफ देख झट से बोलती है, काम सर, हम पूरे दिन रात घर पर काम करते हैं। आपको तो पता ही सर, मैं मैरिड हूँ और मेरी सास है ना सर, वो बहुत अत्याचारी है। वो पूरे दिन मुझसे काम करवाती है और फिर पूरी रात अपने पैर दबवाती है और सर मेरे पति वो एक नंबर के बेवड़े हैं, जो घर पर शराब पीकर आते हैं और फिर पूरी रात लड़ाई करते हैं। हाँ सर, ऐसी ही कहानी मेरी है। सर मेरी जो दादी है ना, वो एक नंबर की ठरकी है। उन्हें लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, पर मेरी बुरी किस्मत से मैंने उनकी पोती के रूप में जन्म ले लिया। तब से सर वो मुझसे पूरे दिन रात काम करवाती है, इसलिए ही सर हम पढ़ नहीं पाते हैं। अब आप ही बताइए सर, हमें नींद ना आए तो फिर क्या आए? ये बोलते हुए वो दोनों रोने लग गई थी। वो बात अलग थी कि उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे, वे दोनों सिर्फ अपना गला फाड़ रही थी। वही पूरी क्लास अपनी आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी, क्योंकि ये उन दोनों का रोज का काम था। ये दोनों ऐसे ही सारे प्रोफेसर को अपनी दुख भरी अलग अलग कहानी सुना पढ़ने से बच जाती थी और फिर आराम से पूरे दिन बेंच पर सर रखे सोती रहती थी। वही प्रोफेसर भी आरवी और ऋषिका की बातें सुन इमोशन हो गए थे और वो अपना चश्मा निकाल आंसू साफ कर बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम्हारा दुख, पर कोई बात नहीं, एक दिन देखना हमारा कानून भी बदलेगा और ये समाज भी। आरवी और ऋषिका दोनों प्रोफेसर की तरफ देख झट से बोलती है, जी सर, समाज बदलेगा तब बदल जाएगा, पर क्या हम अभी अपनी नींद पूरी कर ले? हाँ बेटा, तुम दोनों आराम से सो जाओ, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रोफेसर उन दोनों की तरफ देख बोलते हैं।
वही अंशिका हैरानी से उन दोनों के नौटंकी देख रही थी। आरवी और ऋषिका दोनों जल्दी से अपनी बेंच पर बैठ अंशिका की तरफ अपनी आई विंक कर वापस आराम से सो जाती है। वही आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आरवी और ऋषिका दोनों भी घर आ चुकी थी और वे जब से कॉलेज से आई थी तब से दोनों ऋषिका के रूम में ही थी। सब भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि आरवी और ऋषिका दोनों अक्सर रूम में ही रहती थी। वही ऋषिका के रूम में ऋषिका और आरवी दोनों इस वक्त पार्टी में जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। ऋषिका ने रेड कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी जो कि थाई तक आती थी। वही उसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और फेस पर हल्का मेकअप किया हुआ था। आरवी ने भी इस वक्त ब्लैक ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो कि थाई तक आती थी। उसने भी बालों को खुला एक साइड छोड़ा हुआ था और फेस पर हल्का मेकअप किया हुआ था। आरवी ने उस ड्रेस पर एक लॉन्ग ओवरकोट भी पहना हुआ था। इस वक्त वे दोनों ही हॉट लग रही थी। आरवी बेड पर बैठ ऋषिका की तरफ देख बोलती है, यार हम पार्टी में जाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे? अगर घर में किसी को हमारे बाहर जाने के बारे में पता चल गया तो तुझे पता है ना कितनी डांट पड़ेगी, और अगर मॉन्स्टर को पता चल गया तो फिर पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। ऋषिका आरवी के पास आ उसकी तरफ देख बोलती है, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और वैसे भी भाई तो अभी घर पर नहीं है और जब तक वो आएंगे तब तक हम घर आ जाएंगे। अब जल्दी चल वरना लेट हो जाएंगे। ये बोल ऋषिका उसे खड़ा कर खिड़की के पास ले आई थी और आरवी की तरफ देख, पहले तू कूद जा फिर मैं, पर तू संभल कर कूदना कहीं लग न जाए। ऋषिका की बात सुन आरवी उसकी तरफ देख बोलती है, यार मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ यार मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ऋषिका आरवी की तरफ देख, अरे यार कुछ नहीं होगा, तू चल मैं सब संभाल लूंगी। वही बाहर डोर पर खड़ी सरला ये सब देख और सुनकर पहले तो हैरान रह जाती है, पर फिर कुछ सोच उसके फेस पर शैतानी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल कर साइड में चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है। कॉल पिक होते ही सरला खुशी से बोलती है, तुम्हें मौका चाहिए था ना अर्थ खुराना को बर्बाद करने का, तो वो मौका आज मिल गया है। उसकी बीवी यानी आरवी किसी क्लब में जा रही है पार्टी करने, तो अब तुम्हें आगे पता है क्या करना है उसके साथ। और हाँ, उसके साथ मेरी बेटी ऋषिका भी है, ध्यान रहे उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी करना उस आरवी के साथ करना। सरला की बात सुन दूसरी तरफ से अनिका की जोर से हंसने की आवाज़ आती है और वो हंसते हुए ही बोलती है, अब आएगा मजा खेल में। CH20 पार्टी। अनिका जोर से हंसते हुए बोलती है, अब आएगा खेल में मजा। ये बोल वो कॉल कट कर देती है। वही अनिका की बात सुन सरला के होंठों पर भी मकारी भरी हंसी आ गई थी। सरला बाहर हॉल में आकर सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ सामने देखते हुए खुद से बोलती है, तुम्हें नहीं पता तुमने घर से बाहर जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। अब जो आगे तुम्हारे साथ होगा वो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। ये बोल उसके होंठों पर फिर से मकारी भरी हंसी आ गई थी। वही आरवी और ऋषिका दोनों गार्ड से बचते बचाते मेंशन से बाहर मेन रोड पर आ कैब का वेट कर रही थी। तभी उनके सामने एक कैब आकर रुकती है, जिसे देख आरवी और ऋषिका जल्दी से उसमें बैठ ड्राइवर की तरफ देख बोलती है, भैया नूर क्लब चलो। ड्राइवर अपना सर हाँ में हिला टैक्सी को नूर क्लब की तरफ मोड़ लेता है। वही ऋषिका आरवी की तरफ देखती है जिसका चेहरा उतरा हुआ था, जिसे देख ऋषिका उसके हाथ पर अपना एक हाथ रख बोलती है, क्या हुआ आरवी, तेरी तबीयत तो ठीक है? आरवी अपना सर पीछे शीट पर टिका बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, पता नहीं पर बहुत घबराहट सी हो रही है। ऋषिका आरवी बंद आंखों की तरफ देख बोलती है, शायद ये सब कुछ तेरी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, तू थोड़ी देर सो जा, जब क्लब आ जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। ऋषिका की बात सुन आरवी ने हल्के से अपना सर हाँ में हिला आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उनकी कैब नूर क्लब के बाहर आकर रुकती है। कैब रुकते ही आरवी अपनी आंखें खोल खिड़की से बाहर की तरफ देखती है जहां वो क्लब लाइटों से जगमगा रहा था। आज ये पूरा क्लब अंशिका ने बुक किया हुआ था। अंशिका भी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। वो अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी थी, जिस वजह से उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की जाती थी। ऋषिका आरवी के कंधे पर हाथ रख बोलती है, चले। आरवी ऋषिका की तरफ देख अपना सर हाँ में हिला नीचे उतर गई थी। उनके बाहर निकलने के बाद कैब वहां से चली गई थी और वे दोनों क्लब के अंदर। आरवी और ऋषिका दोनों अंदर आ चारों तरफ देखती है। वही अंदर आते ही आरवी ऋषिका का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि आरवी पहली बार किसी क्लब में आई थी, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, जिसे ऋषिका भी साफ महसूस कर रही थी। अंदर फुल लाउड म्यूजिक बज रहा था। वही स्टेज पर कुछ लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे। अभी वे दोनों चारों तरफ देख ही रही थी, तभी अंशिका, जिसने अभी ब्लैक लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, उस गाउन के एक साइड ऊपर तक कट लगा हुआ था और उसका गला डीप और वी शेप में था। वो उन दोनों के पास आ उन्हें हक कर बोलती है, मुझे पता था तुम दोनों जरूर आओगी। आई एम सो हैप्पी कि तुम दोनों मेरी बर्थडे पार्टी में आई। ये बोल अंशिका उन दोनों से अलग हो उनकी तरफ देखती है।
अंशिका आरवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए हैरानी से बोलती है, वाह यार आरवी, तू तो आज भला की खूबसूरत लग रही है। यू आर रियली लुकिंग हॉट इन दिस ड्रेस। लगता है आज तो तू सब लड़कों को। ऋषिका अंशिका की बात बीच में काट मुंह बनाते हुए बोलती है, क्या यार अंशिका, मैं भी हूँ यहाँ, और वैसे भी तुझे अगर तारीफ करनी है तो मेरी कर, क्योंकि इसको आज मैंने ही रेडी किया है, वरना ये तो आज भी लॉन्ग गाउन पहनकर आने वाली थी। ऋषिका की बात सुन अंशिका उसकी तरफ देख कुछ बोलने को होती है, पर उससे पहले ही उन्हें आरवी की आवाज़ सुनाई देती है, यार बातें कॉलेज में कर लेना, अभी केक कटिंग करो और फिर जल्दी घर पर चलो। अगर मॉन्स्टर घर पर आ गए और उन्होंने मुझे इस ड्रेस में देख लिया तो पक्का आज मेरी जान ही ले लेंगे। ऋषिका भी आरवी की बात में हाँ मिलाते हुए अंशिका की तरफ देख बोलती है, हाँ अंशिका, अब जल्दी से केक कट करो, फिर हमें घर भी जाना। हम घर पर किसी को बताकर नहीं आई है, अब अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ऋषिका की बात सुन अंशिका अपने सर को हाँ में हिला बोलती है, हाँ चलो। ये बोल वो उन दोनों का हाथ पकड़ बीच में मेन एरिया में ले आई थी, जहां पर टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था। अब तक सब मेन एरिया में आ चुके थे। अंशिका केक पर जल रही कैंडल्स को फूंक मार बुझाती है और फिर केक कट करती है। केक कट करते वक्त सभी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। अंशिका केक कट सबसे पहले ऋषिका को खिलाती है। ऋषिका थोड़ा सा केक खा अंशिका को भी केक खिलाती है। अंशिका बाद में आरवी को और ऐसे ही सबको केक खिलाने लगी थी। वहीं एक साइड चेयर पर बैठा एक शख्स अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को गोल गोल घुमाते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक आरवी को अपनी गंदी नज़रों से देख रहा था। वो आदमी वाइन का एक सिप ले बोलता है, लगता है आज की रात बहुत हसीन होने वाली है, जब इस कच्ची कली के खूबसूरत जिस्म को मैं अपने नीचे कुचलूंगा। ये बोल वो बहुत ही गंदी हंसी हंसने लगा था, जिससे उसके पीले और लाल दांत दिखाई दे रहे थे। वहीं इन सब से अनजान आरवी एक जगह खड़ी ऊपर स्टेज पर डांस कर रही अंशिका और ऋषिका को मुस्कुराते हुए देख रही थी। ऋषिका डांस करते हुए ही आरवी को भी अपने साथ डांस करने का इशारा कर रही थी, जिसे देख आरवी अपना सर ना में हिला उसे अपने पेट की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इस वक्त स्टेज पर बहुत से लड़के लड़कियां डांस कर रही थी, जिनमें से कुछ नशे में धुत भी हो रखे थे, जिस वजह से आरवी नीचे एक साइड में खड़ी अंशिका और ऋषिका दोनों को देख रही थी। वो इस वक्त अपने बेबी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वहीं ऋषिका भी उसकी बात समझ उसे अपना ख्याल रखने का इशारा कर वापस डांस करने लगी थी। क्या होने वाला है पार्टी में, और सरला किसकी बात कर रही थी, जानने के लिए बने रहिए। अगर दूसरा चैप्टर चाहिए तो बहुत सारे कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।